आ जाओ फिर, आते हैं अपने फिफ्थ टॉपिक पे, 19th सेंचुरी। 19वीं 19वीं शताब्दी में, ठीक है, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ प्रिंट में, उसको हम लोग देखेंगे। तो अब देखो ये क्या कि 19th सेंचुरी तक आते आते यूरोप में एक बहुत बड़ा चेंज आया, यूरोप की सोसाइटी में क्या, तो एजुकेशन बढ़ने लगा, मतलब लिटरेसी रेट बढ़ने लगी, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि भैया जो मास लिटरेसी है यूरोप में, उसमें काफी ज्यादा जो है आपको, ठीक है, उछाल देखने को मिला है। जिसके कारण अब क्या होगा, जब ज्यादा से ज्यादा जो है पढ़ने वाले लोग होंगे, तो मतलब एक नया रीडिंग कैटेगरी जो है डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और ये कैटेगरी कौन होगा भाई, बच्चों का, वुमेन्स का और वर्कर्स का, जो लोग भी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि 19th सेंचुरी में जितने भी जो है आपको रीडिंग मटेरियल्स देखने के लिए मिलते हैं, प्रिंट मटेरियल्स देखने के लिए मिलते हैं, वो सब सेंट्रलाइज होंगे, वो सब क्या होंगे, इन्हीं को टारगेट करके, उनका टारगेट ऑडियंस यही लोग हैं, कौन है, बच्चे, वुमेन और वर्कर्स। तो हम लोग पहले उन्हीं तीनों के बारे में पढ़ेंगे, चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स, अगला टॉपिक है आपका, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे क्या कि प्राइमरी एजुकेशन जो है आपको जिस तरह से कंपलसरी हो जाता है आपको लेट 19th सेंचुरी में, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन जो है कंपलसरी कर दिया जाता है, मतलब हर एक बच्चे को पढ़ना है। तो उसके साथ साथ आपको दिखेगा क्या कि भैया एक नई कैटेगरी कौन बन जाते हैं, तो चिल्ड्रन बन जाते हैं, बच्चे जो है आपको एक न्यू कैटेगरी ऑफ रीडर्स बन जाते हैं। तो पहली बार आपको देखने के लिए मिलेगा कि स्कूल के जो बुक्स है, ठीक है, स्कूल के लिए जो किताबें हैं वो लार्ज स्केल पर जो है छपनी शुरू हो जाएंगी। और क्या होगा भाई, क्रिटिकल हो जाएगा ये पब्लिशिंग इंडस्ट्री के लिए, मतलब पब्लिशर सब क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे स्कूल के टेक्स्ट बुक छापने के लिए, समझे। ऐसे टेक्स्ट बुक जो स्कूल में जो है आपको पढ़ाए जाएंगे, ऐसे टेक्स्ट बुक जो बहुत ज्यादा छपना शुरू होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या, बच्चों के लिए डेडिकेटेड प्रेसेस जो है आपको वहां पर इंस्टॉल होने शुरू हो जाएंगे, ऐसे प्रेसेस जो सिर्फ बच्चों के लिए ही साहित्य बनाएंगे, बच्चों के लिए ही प्रिंटेड मटेरियल जो है आपको छापेंगे। तो देखो, अ चिल्ड्रंस प्रेस डिवोटेड टू लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन, डिवोटेड टू का इस्तेमाल किया गया है, मतलब ये सिर्फ क्या करते थे, बच्चों के लिए लिटरेचर छापते थे, ठीक है। कहां पर सेटअप किया गया था, फ्रांस में सेटअप किया गया था, कब, 1857 में, जिस समय भारत में सिपाही म्यूटिनी चल रही थी, 1857 की क्रांति चल रही थी। उस समय फ्रांस में क्या किया गया, एक बच्चों के लिए डेडिकेटेड प्रेस खोल दिया गया, जो क्या काम करेगा, सिर्फ बच्चों के लिए डेडिकेटेड जो है आपको बुक्स जो है प्रिंट करेगा, ठीक है। अब इसने क्या किया भाई, तो ये जो प्रेस है, इसने नए वर्क्स जो है आपको डेवलप करने शुरू कर दिए, मतलब प्रिंट करने शुरू कर दिए, ठीक है। जिसमें मतलब जो नया कहानी सब जो है ढूंढ ढूंढ के सब जो है बनाना शुरू किया। साथ ही साथ जो पुराना परियों की कहानी वगैरह हुआ करती थी, फेरी टेल्स वगैरह, ठीक है, जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होती है, या फिर जो लोक कहानियां होती हैं, किसी भी जगह का फोक टेल वगैरह होता है, उन सबको कंपाइल करके एक जगह जो है छापना शुरू कर दिया। यहीं पर आपको ग्रिम ब्रदर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, ये कहां पर थे भाई, जर्मनी में थे। इन्होंने क्या किया था, सालों मेहनत की थी किस चीज के पीछे, तो भाई जो भी ट्रेडिशनल फोक टेल्स हैं, ठीक है, उन सबको जो है किसानों से जा जा करके, मिल मिल करके, ठीक है, उन सबसे वो कहानियां सुन करके उन कहानियों को एक जगह कंपाइल किया, ठीक है। और जो भी उन्होंने जो है कंपाइलेशन किया, कलेक्शन किया स्टोरीज का, उसको एडिट किया गया। क्यों एडिट किया गया, पब्लिश करने से पहले, इसका पब्लिश कब हुआ था, 1812 में, 1812 में इसको छापा गया था, लेकिन छापने से पहले जो है आपको, ठीक है, इसको एडिट किया गया था। क्यों एडिट किया गया था, कि बहुत सारे बातें हो सकती हैं कहानियों में जो बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट ना हो, ठीक है। तो उन सबको हटा करके कहानियों में थोड़े बहुत फेरबदल करके उसको बच्चों के हिसाब से ढाला गया, ठीक है। तो वही बात लिखा हुआ है कि एनीथिंग दैट वाज कंसिडर्ड अनसुटेबल फॉर चिल्ड्रन, जो चीजें भी बच्चों के लिए सुटेबल नहीं थी, या फिर ऐसा लगता था, जो उस समय के लीड क्लासेस थे उनको ऐसा लगता था कि ये सारी चीजें वल्गर हैं, उन सबको क्या किया गया था, जो पब्लिश करने वाला वर्जन था उसमें से हटा दिया गया था, उसको उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, ताकि बच्चों के ऊपर जो है किसी भी तरह का कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो उसके बाद तुम देखो ये क्या, अब जाहिर सा बात है कि ये सारी प्रक्रिया में कहानियों में थोड़ा सा परिवर्तन तो हो ही जाएगा, जो जो चीजों को आप हटाएंगे तो कहानी को कंटिन्यू करने के लिए कुछ ऐड ऑन करना पड़ा होगा। तो इस तरह से आप देखिएगा कि जो रूरल फोक टेल्स थे, ठीक है, उनको एक नया फॉर्म मिल गया, और इस तरह से प्रिंट ने क्या किया, ओल्ड टेल्स को रिकॉर्ड तो किया, लेकिन उसको बदल भी दिया, समझे। बदलाव क्यों हुआ, बिकॉज टारगेट ऑडियंस कौन है, बच्चे हैं। हम सारी बातें जो एडल्ट्स के लिए है नहीं बता सकते इनको, नहीं इनको जो है सिखा सकते, समझे। तो इसीलिए बुक्स जो भी बनाए गए,
टेल्स तो पुराने ही थे, फेरी टेल्स हो गया, फोक टेल्स हो गया, राजा रानी की कहानियां, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा चीज जो बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं था उसको नहीं रखा गया, उसको चेंज कर दिया गया या हटा दिया गया। क्लियर? चलो, तो ये तो थी बच्चों के बारे में बात। ठीक है, चिल्ड्रन वाला सेक्शन हटा लो। अब आ जाओ विमेन वाले सेक्शन की तरफ। ठीक है, महिलाओं के लिए क्या कंडीशन है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, आप देखोगे जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है, लिटरेसी बढ़ रही है तुमको जो है यूरोप में, तो वहां आपको देखने के लिए मिलेगा क्या कि महिलाएं क्या कर रही हैं, पढ़ भी रही हैं और लिख भी रही हैं, वो राइटर्स भी हैं और रीडर्स भी हैं। तो उसके बाद उस समय देखोगे क्या, तुम पेनी मैगजीन्स बड़ी चला करती थी। पेनी मैगजीन कहने का मतलब एक पेनी का आता था मैगजीन, समझे? पेनी मैगजीन चला जाया करती थी, और जो किस हिसाब से लिखी गई थी, महिलाओं के हिसाब से। ठीक है, किसके लिए लिखा जाता था, स्पेशली वुमेन के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता था, इसमें प्रॉपर बिहेवियर किस तरह से करना है वो बात कही जाती थी, घर का रख रखाव जो है किस तरह से करना है वो सारी बातें लिखी होती थी। ठीक है, जैसे मैंने तुमको कल एक बात बताई थी कि भाई हमारे टाइम में when हम लोग बच्चे थे तो महिलाओं के लिए गृह शोभा आता था, गृह लक्ष्मी आता था। ठीक है, इस तरह के मैगजीन्स आती थी। अभी भी जाकर नेट पर सर्च करोगे कुछ ना कुछ पुराने वर्जन मिल ही जाएंगे। अभी का मुझे आइडिया नहीं आता है कि नहीं आता है, बट उसमें यही सब होता था, स्वेटर के डिजाइन वगैरह, या फिर कोई नई रेसिपी खाने की कैसे बनेगी। ठीक है, तो मतलब वो सारे जो है मैगजीन्स किसको जो है ओरिएंट करके बनाए गए थे, किसको जो है टारगेट करके बनाए गए थे, महिलाओं को टारगेट करके बनाए गए थे। सेम चीज वहां भी हो रही है। ठीक है, बात समझ में आया? तो अब देखो, उसके बाद क्या हो गया कि भैया नॉवेल्स जो है तुमको फ्लड होने लगे। उस समय जो है 19 सेंचुरी में, मतलब नॉवेल्स बहुत सारे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, और जिसकी इंपॉर्टेंट रीडर्स कौन थी, महिलाएं थी। ठीक है, मतलब महिलाएं भी नॉवेल्स को एंजॉय कर रही हैं, उपन्यास वो भी पढ़ रही हैं। अब इसी पीरियड में आप देखोगे कि बहुत सारे रीनोन्ड जो है आपको ऑथर्स जो है हो जाएंगी, ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने खुद लिखा है और जिनके जो है आप कह सकते हो जिनके नॉवेल जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, मूवीज वगैरह तक बनी हुई है इसको, जिसमें एक जेन ऑस्टिन है, उनका नाम होगा जरूर इसमें। ठीक है, तो कुछ बेस्ट नोन जो है नॉवेलिस्ट वुमेन थी, जिनमें कि इनका नाम है जेन ऑस्टिन का। जेन ऑस्टिन ने एक बहुत ही बेहतरीन जो है नॉवेल लिखी थी, प्राइड एंड प्रेजुडाइज। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर जो है नॉवेल है प्राइड एंड प्रेजुडाइज। इसके ऊपर मूवी वगैरह सब कुछ बनी हुई है, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है ब्रॉन्ट सिस्टर्स थी। ठीक है, उसके बाद जॉर्ज एलियट। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने क्या किया, नॉवेल्स लिखे। जॉर्ज एलियट और जॉन स्टोन का नाम तो, जेन जेन ऑस्टिन का नाम तो जो पूरा एकदम वर्ल्ड वाइड फेमस है, 8-10 कंट्री के लोग जो है इनको जानते होंगे कम से कम। ठीक है, तो अब क्या होगा क्या, तो अब ये जो भी नॉवेल्स लिखते थे, उसमें ऐसा नहीं था कि महिलाओं को ट्रेडिशनल तरीके से दिखाया जाता था। ठीक है, इनके जो भी कैरेक्टर्स हुआ करते थे, खासकर फीमेल कैरेक्टर्स जो हुआ करते थे, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो है, मतलब जो है शो करते थे नॉवेल में। कहने का मतलब मॉडर्न जो वुमेन होता है उसको जो है शो करने की कोशिश जो है इन लोगों ने की थी। ठीक है, तो राइटिंग्स जो है काफी ज्यादा जो है उस समय जो है क्या हो रही थी, पॉपुलर हो रही थी। क्यों? क्योंकि एक नई तरह की महिला को डिफाइन करने की कोशिश की जा रही थी। एक ऐसा पर्सन जिसके पास अपनी इच्छा है, जो अपने हिसाब से काम कर सकती है। पर्सन ऑफ विल करना मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा से जी सकती है, अपनी इच्छा से काम कर सकती है, जिसके पास स्ट्रेंथ है। ठीक है, जिसकी पर्सनालिटी का स्ट्रेंथ है, मतलब जिसकी पर्सनालिटी काफी ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। समझे, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। ठीक है, डिटर्मिनेशन है भैया, कुछ भी करने के लिए जो है तत्पर है। और क्या है, जिनके पास रेशनल थिंकिंग है, जिसके पास सोचने की क्षमता है, सोचने की शक्ति है। मतलब ये मॉडर्न टाइप ऑफ वुमेन को जो है डिस्क्राइब कर रही थी उस समय, मॉडर्न वुमेन। जो उस समय के ट्रेडिशनल, जो उस समय जो महिलाओं की छवि थी उससे काफी ज्यादा अलग था। ठीक है, चलिए, उसके बाद आप देखोगे क्या कि जैसे जैसे जो है रीडर्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आपको जो है किताबों के लिए जो लोगों का पैशन बढ़ते जा रहा है, तो लेंडिंग लाइब्रेरीज जो है आपको क्या हो गई, सेटअप होनी शुरू हो गई। 17 सेंचुरी से ही जो है शुरू हो गई थी, लेकिन आप देखोगे क्या 19 सेंचुरी में लेंडिंग लाइब्रेरीज इंडिया में जो, सॉरी इंडिया के लिए, इंग्लैंड में जो है क्या होता है, काफी ज्यादा लार्ज स्केल जो है पॉपुलैरिटी हासिल कर लेती है। अब लेंडिंग लाइब्रेरीज क्या हुआ करती थी, आप आज भी देखते होगे लाइब्रेरी जो, मतलब अगर कहीं पर कोई किताब वाली लाइब्रेरी, आजकल तो लाइब्रेरी का डेफिनेशन ही बदल गया है। बच्चे जाके वहां पर पढ़ते हैं अपना टेक्स्ट बुक ले जाके, लाइब्रेरी का मतलब ऐसा कभी भी नहीं था। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, वहां बहुत सारी किताबें हुआ करती हैं, जैसे आपके स्कूल वगैरह में लाइब्रेरी होगी। तो लेंडिंग लाइब्रेरी में क्या होता था, एक नॉमिनल फीस लगती थी मेंबरशिप की। ठीक है, और आप वहां से कोई किताब ले जा सकते हो, 2-3 दिन में आराम से पढ़ के वापस लौटा सकते हो। समझे, इसी को बोलते हैं लैंडिंग लाइब्रेरी। तो ये क्या है, 17 सेंचुरी से ही जो है
खुलने शुरू हो गए थे, लेकिन 19वीं सेंचुरी तक आते आते 19वीं शताब्दी तक आते आते इंग्लैंड में काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेटिंग व्हाइट कॉलर वर्कर्स बन जाते हैं। अब व्हाइट कॉलर वर्कर्स किसको कहा जाता है बेटा? जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी प्रोफेशनल हैं, जितने भी मैनेजर टाइप के लोग सब हैं, ये सब व्हाइट कॉलर वर्कर हैं, समझे? तो इन लोगों को जो है एजुकेट करने के लिए जो है काफी ज्यादा लोग अब क्या हो रहा है, लोग जा रहे हैं लर्निंग लाइब्रेरी में, वहां से अपना जो है सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या मैटर ऑफ इंटरेस्ट है उसका किताब वगैरह लेकर के आ रहे हैं, उसको आराम से ले जाकर के बैठ के पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद जब कंप्लीट हो जा रही तो वापस जाकर के लौटा दे रहे हैं, फिर कोई और किताब लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ किसको जो है मतलब जो है पढ़ने, हाँ, उसके बाद देखोगे तो व्हाइट कॉलर लोग जो है यहाँ पर पहुंच करके जो है क्या कर रहे हैं भाई, किताबों को पढ़ रहे हैं, आर्टिसंस है, लोअर मिडिल क्लास के पीपल है, ठीक है। तो ये सारे लोग जो है, जो लोग उस समय बहुत ज्यादा लार्ज स्केल किताबों को खरीद करके पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन लोगों ने क्या किया, लर्निंग लाइब्रेरीज का जो है फायदा उठाया। अब जाहिर सा बात है, कोई किताब है 600-700 रुपए की आ रही है, और लाइब्रेरी का मेंबरशिप आपका 300 का महीने का आता है, अब वहां वो किताब आराम से आपको मिल जा रही है, तो आप वहां से आराम से पढ़ सकते हो, है कि नहीं? कितनी किताबें पढ़ोगे? लर्निंग लाइब्रेरी से एक फायदा ये भी होता था, लाइब्रेरी से क्या फायदा होता है, अगर आप बहुत सारी किताबें खरीद रहे हो तो भंडार हो जाएगा आपके यहाँ किताबों का, मैनेज करना भी मुश्किल है उसको, एक बार पढ़ लेने के बाद फिर दोबारा थोड़ी पढ़ता है किसी किताब को, समझे? तो ये भी फायदा था वहां पे। उसके बाद देखिए क्या, तो कभी कभी क्या होता था, जो सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास पीपल हैं, सेल्फ एजुकेटेड जो खुद के बल पर पढ़े, ठीक है, ये भी खुद के लिए लिख रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को लिख रहे हैं, उनके लाइफ में जो भी तकलीफें आई, जो भी स्ट्रगल उन्होंने फेस किया, उन सारी चीजों को ये लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, एक टाइम था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है आया था 1750s के आसपास में, तो उस समय वर्किंग आवर बहुत ज्यादा लंबा होता था। तो जो वर्किंग क्लास का आदमी है, वो बेचारा दिन भर काम करते करते इतना थक जाता था कि उसके पास इन सारी चीजों के लिए फुर्सत नहीं होता था। समय के साथ साथ जैसे जैसे जो है, ठीक है, समय बीता, आप कह सकते हो, समय के साथ साथ जैसे जैसे जो अवेयरनेस आया, तो क्या हुआ कि भाई लेबर लोगों के लिए भी कानून सब बने, ठीक है। और उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो परिवर्तन क्या हुआ कि भाई जो वर्किंग आवर्स था उसको कम किया गया, ठीक है। तो जब वर्किंग आवर्स कम हो गया, तो जो वर्किंग क्लास है उसके पास भी 2-4 घंटे बचते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, तो मतलब वो अपने लिए भी कुछ कर सकता है। तो फिर वो वैसे वर्कर्स जो कभी दिन रात मेहनत किया करते थे, अब वर्किंग आवर कम होने के कारण उसके पास समय बच रहा है, अब वो भी क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर द वर्किंग डे वाज ग्रेजुअली शॉर्टेन फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी मतलब 1850s का टाइम, ठीक है। तो वर्कर के पास क्या बच रहा है, अब खुद के इंप्रूवमेंट के लिए टाइम बच रहा है, खुद के एक्सप्रेशन के लिए टाइम बच रहा है, कि खुद भी एक्सप्रेस कर सकता है। अगर पढ़ा लिखा है तो लिख भी तो सकता है अपने जीवन के बारे में, ठीक है, अपनी चाहतों के बारे में, अपनी फैंटेसीज के बारे में, समझे? तो दे रोट पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स एंड ऑटोबायोग्राफीज इन लार्ज नंबर, तो उन्होंने पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स मतलब उस समय की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लिखा है, किस तरह से शोषण वगैरह हमारा होता है, ठीक है, उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं वो लिखा। और सबसे बड़ी बात, ऑटोबायोग्राफीज लिखी, मतलब अपने जीवन के बारे में लिखा। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में अंतर क्या होता है, जब किसी की जीवनी कोई दूसरा पर्सन लिखता है तो वी कॉल इट बायोग्राफी, जब किसी की जीवनी वो खुद आदमी लिख रहा है, दैट इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। जैसे हिटलर की ऑटोबायोग्राफी है मीन किम, हिटलर ने खुद लिखी है, किसी और ने नहीं लिखा, ठीक है। चलिए, फर्दर इनोवेशंस, और क्या क्या बदलाव आ रहे हैं भाई, ठीक है। लेट 18 सेंचुरी तक आते आते, ठीक है, जो प्रेस है, ठीक है, ये प्रेस किस चीज का बनना शुरू हो गया, मेटल का बनना शुरू हो गया। पहले क्या चीज का बना हुआ होता था, वुड का बना हुआ होता था। याद करो गुटेनबर्ग वाले में लकड़ी का हैंडल होता था, लकड़ी का बड़ा सा तख्ता होता था, उसको मोड़ करके दबाते थे। अब क्या हो रहा है, मेटल का बनना शुरू हो जाएगा प्रेस पूरे 19 सेंचुरी में। अब इस सेक्शन में हम लोग को पढ़ना क्या है, इस सेक्शन में हम लोग को पढ़ना है कि भाई किस तरह से और ज्यादा डेवलप हुआ है, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस, और बेहतर कैसे हुआ है, तो ये हम लोग कर रहे हैं इसमें। तो पूरे 19 सेंचुरी में तुम देखोगे क्या कि और भी जो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में नए नए इनोवेशंस होते हैं, नए नए बदलाव आते हैं। क्या होता है भाई, तो मिड 19 सेंचुरी तक आते आते क्या होता है भाई, एक इंसान है रिचर्ड एम हो, कहाँ के हैं भाई, न्यूयॉर्क के। न्यूयॉर्क कहाँ है, यूएसए में है, ठीक है। इन्होंने क्या किया भाई, जो पावर ड्रिवन ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस है उसको परफेक्ट कर लिया। अब सिलिंड्रिकल प्रेस का इस्तेमाल कहाँ होता है, न्यूज़पेपर छापने में होता है, समझे। बड़े बड़े सिलेंडर्स एक बार में रोल करते जाते हैं तुमको, और उसी में छपते जाता है, छपते जाता है, छपते जाता है, अब बाद में उसकी कटिंग की जाती है, ठीक है।
तो सिलिंड्रिकल प्रेस का जो है, सिलिंड्रिकल प्रेस को क्या कर लिया, परफेक्ट कर लिया, मतलब अब इसमें कोई त्रुटि नहीं, अच्छे से काम करेगा, समझे। तो अब क्या हो गया भाई, इससे फायदा क्या हो गया, तो सिलिंड्रिकल प्रेस एक बार में 8000 शीट्स ऑफ पेपर 1 घंटे में जो है केपेबल था छापने का, समझे। जहां सोच लो 180 को जो है बाइबल का जो है कॉपीज बनाने में कितना टाइम लग गया था, हाँ हाँ, अराउंड 3 इयर्स के आसपास, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, 8000 शीट 1 घंटे में छप जाएंगे, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किसके लिए हो रहा था भाई, किस चीज को छापने के लिए हो रहा था, न्यूज़पेपर को छापने के लिए। और ये बहुत लंबे समय तक हुआ है, हाल के कुछ सालों तक भी सिलिंड्रिकल प्रेस चला है। अभी का मुझे आइडिया नहीं, अभी न्यूज़पेपर किस चीज पर छप रही, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखो ये क्या, लेट 19th सेंचुरी में आपको फिर एक और परिवर्तन देखने के लिए मिलता है कि ऑफसेट प्रेस जो है डेवलप किया जाता है। अब देखो ऑफसेट प्रेस क्या था भाई, ऑफसेट प्रेस एक ऐसा प्रेस था जो मल्टी कलर जो है, मल्टी कलर में छाप सकता था। अभी तक जितने भी प्रेसेस है वो सिंगल कलर में छाप रहे हैं, ठीक है। याद करो गुटेनबर्ग के बाइबल में जो हाईलाइट किया गया था वर्ड्स को बाय हैंड किया गया था, किताब पूरी छप गई और उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनको हाथ से हाईलाइट किया गया था, मतलब उस समय मल्टी कलर छापने का कोई ऑप्शन नहीं था। ऑफसेट प्रेस आने के बाद क्या हुआ, एक बार में बहुत सारे कलर्स को छाप रहा है, उस समय 6 कलर्स एक बार में ये छाप सकता था, ठीक है। उस समय एक बार में 6 कलर जो है ये छाप सकता था, ठीक है। फिर आप देखोगे क्या, हाँ 6 कलर का जो है आपको कैसे आज के डेट में देखना, लिखा हुआ होगा बहुत जगह पर ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, समझे, ऑफसेट फ्लैक्स प्रिंटिंग प्रेस जरूर लिखा हुआ होगा। जैसे कोई होता है ना, कहने का मतलब है प्रिंटिंग प्रेस वाला तो लिखता है ना कृष्णा ऑफसेट प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग मतलब कलर प्रिंटिंग होती है वहां पे। नहीं वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, ठीक है। आगे देखो, तो जैसे 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी तक आते हैं तो फिर क्या हुआ भाई, जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस जो है प्रिंटिंग ऑपरेशंस में इस्तेमाल होने लगे, जिसको चलाने के लिए बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। पहले मैनुअली हाथ के पावर से चलाना पड़ता था, अब क्या हो रहा है भाई, बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे तुम देखोगे कि ऐसे प्रोसेस में और भी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, मतलब ये और भी ज्यादा क्या हो गए, बेहतर होते चले गए। पेपर डालने का, पेपर फीड करने का जो मेथड सब था उसमें काफी ज्यादा सुधार हुआ, जो प्लेट्स की क्वालिटी थी वो काफी ज्यादा बेहतरीन हो गई, पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गई। ऑटोमेटिक पेपर रील्स आ गए, ठीक है। एक बार में सारा पेपर डाल दीजिए, आप बार बार डालने की जरूरत नहीं है और वो पेपर खींच खींच के प्रिंट करते रहेगा, इसको बोलते थे ऑटोमेटिक पेपर रील। उसके अलावा क्या है भाई, तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल ऑफ कलर रजिस्टर दिखेगा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल करने का मतलब कि अब आप अलग अलग कलर को, किसको डार्क करना है, किसको कम करना है, ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन क्या मिलाना है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं, समझे। जैसे अभी के मॉडर्न प्रिंटर्स में हम डालते हैं तीनों कलर RGB, लेकिन सारे कलर्स को अपने आप से ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट करके निकाल देता है, प्राइमरी कलर से डाले जाते हैं ना, है कि नहीं। तो ही बात है, तो बात समझ में आया। इसके बाद आपको दिखेगा क्या कि भैया इस तरह से क्या हुआ कि ये सारे जो है इनोवेशन हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि धीरे धीरे जो है बहुत सारे इंडिविजुअल मैकेनिकल इंप्रूवमेंट्स भी किए गए, जिससे जो टेक्स्ट प्रिंट होकर के आता था उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बेहतर हो गई। और भी लोगों ने क्या किया, इस चीज में काफी ज्यादा काम किया कि और ज्यादा बेटर क्वालिटी का प्रिंट कैसे निकलेगा। तो 20th सेंचुरी तक आते आते जो भी प्रिंट का क्वालिटी है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया, क्योंकि इतने सारे इनोवेशंस उसमें किए गए। कोई दिक्कत समझने में, चलो। उसके बाद देखोगे क्या कि अभी भी क्या है भाई, तो प्रिंटर्स और पब्लिशर्स ये सब दिन रात एक किए हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं क्या करने के लिए, कि भैया नई नई स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं कि कैसे अपना सामान को बेचें, उसको और ज्यादा अपीलिंग कैसे बनाएं, खूबसूरत कैसे बनाएं कि लोग अट्रैक्ट हो उसको लेने के लिए, ठीक है। तो अब आपको दिखेगा कि 19th सेंचुरी में, ठीक है, जो पीरियोडिकल्स या सीरियलाइज्ड इंपॉर्टेंट नॉवेल्स थे वो आने लगे। मतलब पीरियोडिकल्स का मतलब क्या होता है, इससे पहले तक क्या होता था, एक नॉवेल पूरी कहानी एक किताब में, अब एक नॉवेल का एक हिस्सा आया है,
पार्ट 1। अब आदमी पढ़ के बैठा है, वो इंतजार करेगा दूसरा पार्ट कब आएगा, दूसरा पार्ट कब आएगा, ठीक है। तो जो सीरीज में लिखा जाता था उसी को हम लोग क्या कहते थे, सीरियलाइज्ड या पीरियोडिकल्स, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नॉवेल्स उस समय लिखी जा रही थी उन सबको जानबूझ करके सीरियलाइज कर दिया गया, ठीक है, ताकि बार बार जो है जनता, हाँ, उसको जो है खरीदने के लिए लालायित रहे। कहने का मतलब है क्या कि डिमांड हमेशा बनी रहे, ठीक है। अब इसके कारण क्या हो गया, नॉवेल लिखने का एक नया तरीका ही पैदा हो गया। अब जितने भी आगे के नॉवेल लिखने वाले लोग हैं वो उस हिसाब से लिख रहे हैं कि उनकी कहानी लंबी चले, है ना। हैरी पॉटर के कितने सारे पार्ट्स लिखे गए थे, जेके रोलिंग ने लिखी थी हैरी पॉटर। अगर एक ही किताब में कहानी खत्म कर देती तो फिर कहाँ इतना पॉपुलर हो पाता, समझे। तो एक नया ट्रेडिशन फिर से चालू हो गया कि भैया अब नॉवेल को क्या किया जाएगा, सीरीज में लिखा जाएगा। 1920 में इंग्लैंड में आपको दिखेगा क्या कि जितने भी पॉपुलर वर्क्स थे, मतलब उस समय के बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट नॉवेल सब थे, उन सबको छोटे छोटे सीरीज बना करके, सस्ते सीरीज बना करके बेचा जाना शुरू कर दिया गया। इसको कहा गया शिलिंग सीरीज, ठीक है। कि एक मोटी नॉवेल है, हम उसके 10 छोटे छोटे पार्ट्स बना देंगे और उसको क्या करेंगे, पतला पतला जो है तुमको, ठीक है, सस्ता पेज पर छाप करके, क्योंकि नॉवेल ऐसे भी जो है कोई बार बार पढ़ता नहीं, ठीक है। इट इज नॉट लाइक टेक्स्ट बुक्स की बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, 4 बार 5 बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार कहानी पढ़ के खत्म हो गया, ठीक है। तो थोड़े चीप सीरीज के जो है तुमको क्या बनाते थे, नॉवेल्स बनाते थे। और चूंकि ये सीरीज में रहती थी, 4 5 5 पार्ट में आता था, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, शीलिंग सीरीज कहा गया, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होता था, बुक जैकेट रखा हुआ, मतलब जो है इंट्रोड्यूस हुआ। बुक जैकेट मतलब बुक का कवर, समझे, पहली बार। तो द डस्ट कवर और द बुक जैकेट इज ऑल्सो ए 20th सेंचुरी इनोवेशन। 20वीं शताब्दी में जो किताब के ऊपर कवर लगाने वाला सिस्टम है, ठीक है, डस्ट कवर मतलब क्या, जिससे धूल उल ना पड़े, खराब नहीं हो, ये 20वीं शताब्दी में जो है शुरू हुआ है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हुआ करते थे, ठीक है, ये जितने भी लग्जरियस किताबें हुआ करती थी, जो महंगी किताबें हुआ करती थी, उन सबके ऊपर क्या होता था, डस्ट कवर होता था, या जिसको आप कह सकते हो बुक का जैकेट, या आम भाषा में हम लोग क्या कहते हैं उसको, कवर, समझे। ये इस समय से लगना शुरू हुआ। अब उसी पीरियड में क्या हुआ भाई, ग्रेट डिप्रेशन आ गया 1930s में, ठीक है। अब ग्रेट डिप्रेशन में क्या स्थिति है, लोगों के पास पैसे खर्चने नहीं है, पैसे कमाई नहीं हो रही है, इनकम नहीं आ रहा है। तो उस समय जो है पब्लिशर्स को काफी ज्यादा डर लग रहा था कि भैया किताब तो कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि जब परिस्थिति खराब हो, डिप्रेशन मंदी का स्थिति हो, तो लोग पहले रोटी कपड़ा का मकान सोचते हैं, बेसिक नेसेसिटी, उसके बाद कोई अम्यूनिटी सोचेंगे, समझे। तो बाइंग हमेशा चलती रहे, माने लोग खरीदते रहे। तो उन्होंने क्या किया कि भाई चीप जो है, ठीक है, सस्ते जो है पेपर बैक एडिशंस लाने शुरू कर दिए, ताकि किताबें और सस्ती रहे और कम से कम किताबों का बिकना जारी रहे। ऐसी परिस्थिति में भी पेपर बैक और हार्ड कवर, कभी भी आज के डेट में देखना, कोई किताब खरीदने जाओगे ना, अमेजोन पर अगर कोई बुक आपको लेना है तो उसके नीचे लिखा रहता है हार्ड कवर या पेपर बैक। पेपर बैग का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो उसका जो मेन कवर होगा ना, वो थोड़े मोटे कार्डबोर्ड का होगा जिसको आप फोल्ड कर सकते हो। और हार्ड कवर का मतलब क्या है, सॉलिड मोटा अति जैसा होगा, हाँ, डायरी जैसा रहता है, ठीक है। तो जाहिर सा बात है उसको बनाने में खर्च थोड़ा ज्यादा आता है, ठीक है। और इस समय क्या होना था भाई, डिप्रेशन का टाइम है, सस्ती चीजें चाहिए होती थी, तो इन लोगों ने क्या किया, पेपर बैक एडिशंस निकालने शुरू कर दिए। कोई दिक्कत समझने में इसको, क्लियर है। चलो, मक्खन चैप्टर है भाई। देखो, रेलवे स्टेशन है, एडवर्टीजमेंट सब चिपकाया हुआ है, कोई बैंक का एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, कोई फेरी का एडवर्टीजमेंट है, हाँ। तो उस समय प्रिंटेड जो है एडवर्टीजमेंट वगैरह चलते थे, सिस्टम आज भी चल रहा है, बस थोड़ा सा ज्यादा क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया, मॉडर्न हो गया। अब इसमें पिक्चर्स वगैरह भी लगे रहते हैं, मल्टी कलर रहता है, फ्लैक्स के ऊपर प्रिंट होता है। उस समय ऐसा कागज वाला सिस्टम नहीं है। हमने बचपन में देखा है, मूवी लगने से पहले कागज के बड़े बड़े पोस्टर्स हर जगह लगाए जाते थे, ठीक है। अब कहाँ पोस्टर वोस्टर लगता है, इक्का दुक्का जगह दिख जाए तो दिख जाए, समझे। चलिए, आ जाओ फिर, आ जाते हैं छठे पड़ाव के पास। अब भारत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। फिर हम लोग को शुरू से शुरू करना है, ठीक है। कब से, जब इंडिया में प्रिंटिंग नहीं था, सब कुछ हाथ से लिखा जाता था, मैन्युस्क्रिप्ट का कल्चर था,
तब से हम लोग को शुरू करना है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि भाई इंडिया में जो है प्रिंटिंग कब से शुरू हुई, किस तरह से जो है आइडियाज और इंफॉर्मेशन जो है तुमको, ठीक है, लिखे जाते थे जब प्रिंटिंग नहीं थी भारत में, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट वाला सिस्टम था। चलिए, मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? मैन्युस मतलब होता है हाथ, स्क्रिप्ट का मतलब होता है टू स्क्राइब, टू राइट, मतलब हाथ से लिखा गया, समझे? तो जब प्रिंटिंग नहीं था इंडिया में तो क्या होता था? मैन्युस्क्रिप्ट से। ऐसा नहीं है कि जब प्रिंटिंग आ गया तो मैन्युस्क्रिप्ट वाला जो है कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, नहीं, तब भी मैन्युस्क्रिप्ट चल रहा था, ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस तब भी चल रहा था। तो आपको दिखेगा क्या कि भारत का जो के पास जो है बहुत ही लंबा समृद्ध इतिहास रहा है, ओल्ड ट्रेडिशन रही है, परंपरा रही है हमारी, ठीक है, हाथों से लिखे गए मैन्युस्क्रिप्ट्स की, हर एक भाषा में लिखा गया भाई, संस्कृत में लिखा गया है, अरबिक में लिखा गया है, पर्शियन में लिखा गया है, फारसी मत करो यार, ठीक है, संस्कृत में लिखा गया है, अरबिक में लिखा गया है, पर्शियन में लिखा गया है। उसके अलावा जितने भी जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थे, मतलब जो लोकल लैंग्वेजेस थे, उसमें भी लिखा गया है, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसके बाद उसकी कॉपी भी की जाती थी, किस चीज के ऊपर? तार के पत्तों पर, या फिर हाथ से बना हुआ जो पेपर होता था उसके ऊपर, ठीक है। कभी कभी जो है उन पेजेस को बहुत ही खूबसूरती से क्या किया जाता था? डिजाइन भी किया जाता था, इलस्ट्रेट भी किया जाता था। यहाँ देख लो, जगन्नाथ भगवान का जो है मूर्ति ये पूरा इमेज बना हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। गीत गोविंद है, जयदेव ने लिखी थी 18 सेंचुरी में, ठीक है। ये पाम लीफ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है टोटल, और ये पिक्चर भी उसी के ऊपर बना हुआ है, समझे? चलिए, तो अब देखो ये क्या, उसके बाद ये क्या करते थे, जब ये किताबें बन जाती थी तो उसको मोटे वुडन कवर से जो है क्या कर देते थे? सील देते थे। अभी भी देखना, लंबा कवर होता है, उसमें ताड़ के पत्ते लगते हैं, दोनों साइड छेद रहता है, और वैसे पढ़ना होता है उसको, अगर किसी ने देखा है तो। आजकल उसी तरह के मॉडर्न भी कुछ बुक्स आते हैं, बस पुराने ट्रेडिशन को, पाम लीफ नहीं है पेपर ही, बट थोड़ा सा दिखने में स्टाइलिश लगे, थोड़ा सा जो है क्या कह सकते हो, ये ओल्ड इज गोल्ड लगे, तो ऐसा मिलता है मार्केट में, ठीक है। चलिए, तो अब कहने का मतलब है क्या कि ये जब एक बार तैयार हो जाता था तो उसको क्या करते थे? तो वुडन कवर्स के बीच में सील दिया करते थे, ताकि उसको प्रिजर्व किया जा सके, जल्दी वो खराब नहीं हो, ठीक है। तो उसके बाद देखो ये क्या कि जब इंडिया में इंट्रोडक्शन हो गया प्रिंट का, कौन लेकर के आए थे? तो जो पोर्टुगीज मिशनरीज थे, ठीक है, पुर्तगाली जब आए तो उनके साथ क्रिश्चियनिटी के कुछ मिशनरीज भी इंडिया में आए थे। वो सब पहली बार क्या है लेकर के आए हैं? तुमको प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद भी तुम देखोगे लेट 19 सेंचुरी तक भी ये ट्रेडिशन चल रहा है, हाथ से लिखने वाला सिस्टम। हाँ, इंडिया में बहुत लंबे समय तक चला है, ठीक है। आगे देख लीजिए, अब मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ दिक्कत क्या था? सबसे पहला बात, बहुत महंगे होते थे। दूसरा बात क्या होता था? फ्रजाइल होता था, इसकी देख रेख बड़ा अच्छे से करनी होगी, नहीं तो खराब हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंक इस्तेमाल होता था वो ऐसे लिक्विड इंक होता था, अगर पानी वानी पड़ जाए तो कहानी सत्यानाश है, पूरा मेहनत तुम्हारा चला जाएगा, ठीक है। उसको बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ता था, सावधानी के साथ हैंडल करना पड़ता था, और इसको आसानी से लोग पढ़ भी नहीं पाते थे, ठीक है। इसको पढ़ना भी थोड़ा सा मुश्किल होता था। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, हाफिज नाम का जो है एक 14 सेंचुरी का पोएट है, कितनी सुंदर सुंदर बॉर्डरिंग इस बुक में की गई है, पढ़ लीजिएगा। दीवान ऑफ हाफिज, 1824। उर्दू में? नहीं, फारसी है। उर्दू, हाँ उर्दू ही है। आ जाओ। हम देखो, पढ़ना काहे मुश्किल होता था? क्योंकि भैया स्क्रिप्ट जो है ना, हैंड रिटन स्क्रिप्ट अलग अलग स्टाइल में लिखा जाता था। आज के डेट में एक ही, मतलब जो आपके क्लासरूम में 4-5 बच्चे हैं, और सब जो है क्या करते हैं? अलग अलग तरीके से लिखते हैं। हो सकता है किसी की कॉपी तुमको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो, तकलीफ हो, कोई ए ऐसे लिखेगा जैसे डी जैसा दिख रहा है, समझ में आया? तो मैन्युस्क्रिप्ट के साथ ही बहुत बड़ा चैलेंज होता था कि भाई इसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता था, ठीक है। इसलिए एवरीडे लाइफ में लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे, ठीक है। अब देखो, क्योंकि जो तुमको प्री कॉलोनियल बंगाल है, प्री कॉलोनियल कहने का मतलब जिस समय बंगाल अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं आया है, वहां पर आप देखो ये क्या कि वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो जब प्राइमरी स्कूल्स थे तो वहां पर क्या बच्चे किताबों से पढ़ते थे? नहीं, ठीक है। वहां पर किताबों से नहीं पढ़ाया जाता था, ओरल ट्रेडिशन से पढ़ाया जाता था।
इंडिया में बहुत लंबे समय तक ओरल ट्रेडिशन से पढ़ाया गया। ओरल ट्रेडिशन कहने का मतलब कि टीचर जो थे, ठीक है, वो डिक्टेट करते थे, मुंह से बोलते थे बच्चों को अपनी मेमोरी के हिसाब से पोर्शन ऑफ टेक्स्ट किसी किताब का, ठीक है, और उसके अनुसार जो है बच्चे क्या करते थे, उसको राइट करते थे, मतलब लिखते थे। समझे? ऐसा कोई टेक्स्ट बुक वगैरह उस समय नहीं होता था, वो टीचर ही डिसाइड करता था इसको क्या पढ़ाना है, और उनको सब याद है, ठीक है, क्योंकि ओरल ट्रेडिशन से ही सब कुछ चलता था। समझे? तो उनको उस तरह से पढ़ा दिया जाता था। ठीक है, अब ऐसा क्या है कि उसमें जितने भी स्टूडेंट्स पढ़े हैं उसमें से बहुत सारे लोग लिटरेट तो हो गए, और उन्होंने कभी कोई किताब भी नहीं पढ़ी थी, उन्होंने बिना किसी तरह के किताब को पढ़े हुए भी वो लोग क्या हो गए थे, लिटरेट हो गए थे, जस्ट बिकॉज वहां के टीचर मेमोराइज करके चीजों को पढ़ाते थे और सिखाते थे। ठीक है, इस तरह का ट्रेडिशन कब चल रहा है? जब अंग्रेज नहीं आए हैं। ठीक है, अंग्रेजों के आने के बाद तुमको पता होगा, क्लास 8 में तुमने पढ़ा होगा कि किस तरह से जो है पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल जाता है, वुड्स डिस्पैच, मैकॉले मिनट। समझे? पहली बार हमारे स्कूल्स में क्या होता है, टेक्स्ट बुक्स वगैरह लाई जाती हैं, अटेंडेंस वाला सिस्टम कर दिया जाता है, फी देना होता है, ये सारी चीजें जो हैं उसमें पढ़ी होंगी क्लास 8 में। नहीं पढ़ी है तो जाके पढ़ लेना, क्योंकि एनसीईआरटी क्या है भाई, कनेक्टिविटी का चीज है। एनसीईआरटी जो चीज क्लास 8 में लिख दी उसको 10th में रिपीट नहीं करेगी, 9th में रिपीट नहीं करेगी। इसलिए आपको साइड बुक्स बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि भैया तुमने नहीं पढ़ा है। साइड बुक्स में क्या होगा ना कि थोड़ा सा पीछे से तुमको उठा करके सारा जानकारी दिया जाएगा, पढ़ने में समझ में आएगा तो तुमको लगेगा हाँ हाँ ये किताब ज्यादा अच्छी है, एनसीईआरटी बकवास है। एनसीईआरटी बकवास नहीं है, आप नहीं पढ़े। एनसीईआरटी ऑलरेडी उस चीज को क्लास 6 में पढ़ा चुकी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी रिपीटेशन में बिलीव नहीं करती है, इसीलिए एनसीईआरटी को क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, कंसोलिडेट करना पड़ता है, और तब जाके आपके अंदर क्या बनेगा, कॉन्सेप्ट बनेगा। इसीलिए तो एक बार जो एनसीईआरटी अच्छे से समझ गया उसकी लाइफ क्या हो गई, झिंगा लाला हो गई। इसको समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। हाँ भाई, बेस है भाई, सिविल सर्विसेज का भी बेस है। कोई भी आज के डेट में आईएएस आईपीएस बनना चाहता है, ठीक है, पीएससी करना चाहता है, डीएसपी वगैरह बनना चाहता है, क्या करेगा सबसे पहला चीज, किसी भी टीचर के पास जाओ, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी कवर करके आओ। क्यों? सारा फाउंडेशन। और एनसीईआरटी को क्यों इतना प्रेफर किया जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी बच्चों के हिसाब से लिखी गई है। यही बात अगर तुमको कोई हायर जो है क्या कहते हैं, तुमको कोई स्टैंडर्ड बुक में लिखा हुआ रहेगा ना जो कॉम्पिटेटिव के लिए, तो लैंग्वेज बदल जाएगा, समझने में सर दर्द हो जाएगा, खुजलाने लगोगे। एनसीईआरटी लिखने टाइम ये दिमाग में है कि इस किताब को कौन पढ़ेगा, 10th का बच्चा पढ़ेगा। एनसीईआरटी को पता होता है ये किताब 6 का बच्चा पढ़ेगा, तो उस हिसाब से लैंग्वेज लिखा रहता है, इसलिए समझ में आती है। लेकिन आप लोग रिपीटेशन नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। चलिए, प्रिंट कम्स टू इंडिया, भारत आ गया प्रिंट। कब आया था प्रिंटिंग प्रेस? ठीक है, सॉरी कहाँ आया था, तो देख लो कब आया है। अराउंड तुम देखोगे 1500 के आसपास में, 1400 जो है तुमको, हाँ 1508 और 1510 के आसपास में आप देखोगे तो इंडिया में क्या प्रिंटिंग प्रेस आया। कहाँ पर आया? गोवा में आया। कौन लेके आए? पोर्टुगीज मिशनरीज लेकर के आए। ठीक है, मिड 16th सेंचुरी में। ठीक है, सॉरी 1550 के बाद की बात हो सकता है, बट मुझे जहां तक याद है 1510 तक के आसपास में। चलिए ठीक है, 1550 के आसपास में जो है तुमको क्या हुआ कि इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस आ गया। अब क्या थे, जो जिसुइट प्रीस्ट थे, ठीक है, जिसुइट प्रीस्ट किसको कहते हैं भाई, एक तरह के क्रिश्चियन प्रीस्ट होते हैं, समझे, इसलिए इनको जिसुइट प्रीस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ की भाषा सीखी। कौन सी भाषा सीखी? कोंकणी भाषा सीखी। और इसमें बहुत सारे जो है तुमको किताबों को भी छापा, बहुत सारे जो ट्रैक्ट है उनको भी छापा। ठीक है, पहले तो सीखी भाषा। अब क्यों क्यों भाषा सीखी? क्योंकि यहाँ के लोगों को क्या करना है, कन्वर्ट करवाना है, अपना रिलीजन जो है प्रोपगेट करना है। तो अब कोई आदमी जो नहीं जानता है अंग्रेजी, उसको अंग्रेजी में कुछ भी बता दो समझेगा नहीं। तो यहाँ के लोग जानते थे कोंकणी, तो इनको जानना था पहले कोंकणी। एक बार कोंकणी छान लिए, ये जो है तुम्हारा सीख लिए, तो उसके बाद अपना जो भी किताब है, बाइबल हो गया, जो न्यू टेस्टामेंट हो गया, या जो भी जो है धर्म का जो है प्रवचन वगैरह देने वाली किताबें वगैरह है, वो सब छाप करके बांटना शुरू कर दिया इन लोगों ने। 1674 तक आते आते आपको दिखेगा क्या कि लगभग 50 किताबें प्रिंट हो चुकी थी कोंकणी और कन्नड़ लैंग्वेज में। ठीक है, जो पहली तमिल किताब है, ठीक है, 1579 में कोचीन में छपी है, और उसको छापने वाले कौन थे? कैथोलिक प्रीस्ट थे। और 1713 में पहली मलयालम बुक प्रिंट हुई है, इसको भी छापने वाले कौन थे? कैथोलिक प्रीस्ट थे। समझे?
ध्यान रखो, पहली किताब लिखी नहीं गई, छापी गई है। जो किताबें बहुत रही होंगी, लेकिन कोई एक तमिल किताब जो है सबसे पहले छापा गया, किसने छापा? कैथोलिक प्रीस्ट ने छापा। कब छापा? 1579 में। फिर 1713 में पहला मलयालम किताब छपा। मतलब अभी इंडिया में कोई इंडिजेनस प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, कोई हमारे देश का ऐसा जो है प्रिंटिंग करने वाला प्रेस नहीं है जो लोकल तीनों भाषाओं में छापे। बाहरी लोग ये आके क्या कर रहे हैं? छाप रहे हैं। ठीक है। 1710 तक डच जो प्रोटेस्टेंट मिशनरीज थे, प्रोटेस्टेंट मिशनरीज कौन होता है? याद है तुमको, बताया था मैंने, क्रिश्चियंस में दो होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अभी पढ़ा था हमने मार्टिन लूथर के बारे में। तो जो लोग मार्टिन लूथर की बातों को प्रोपोगेट कर रहे थे वो कौन थे? प्रोटेस्टेंट मिशनरीज थे। उन्होंने 32 तमिल टेक्स्ट को प्रिंट किया, और बाकी इसमें से मेजोरिटी ऑफ जितने भी जो बुक्स थे वो क्या थे? पुरानी किताबों का ट्रांसलेशन थे। ठीक है, चलो अब देखो। अब बोलोगे कि भाई इस समय अंग्रेज हैं, लेकिन अंग्रेजी में काहे नहीं कुछ छप रहा है? ठीक है, देखो, ऐसा नहीं था कि उस समय अंग्रेज जो है इंडिया में प्रेस नहीं लाए हुए थे। बिल्कुल, ब्रिटिशर्स जो है तुमको लेट 17th सेंचुरी से ही जो है इंपोर्ट कर रहे थे प्रेसेस को इंडिया में, लेकिन इन प्रेसेस का इस्तेमाल वो अपने ऑफिशियल कामों के लिए करते थे। ठीक है, अपने ऑफिशियल कामों के लिए करते थे। इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस जो है इंडिया में बहुत लंबे समय तक नहीं था। ठीक है, नहीं था, लेकिन फिर भी क्या था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है क्या कर रही है, मतलब जो इंपोर्ट करना शुरू कर रही है। कब से? लेट 17th सेंचुरी से। समझे? The English language press did not grow in India till quite late, even though the English East India Company began to import presses from late 17th centuries। मतलब इस समय से अंग्रेजों के पास प्रेस आ रहा है, इंपोर्ट कर रहे हैं, बट फिर भी क्या है, कोई इंग्लिश लैंग्वेज का प्रेस नहीं, किताबें वगैरह नहीं छप रही हैं। ये लोग क्या कर रहा है? अपना ऑफिशियल काम के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ छपना होता होगा, ऑर्डर्स वगैरह का जो है कुछ डिटेल्स छपना होता होगा। समझ रहे हो? चलो, 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की, नाम याद रखिएगा। इन्होंने पहला जो है तुमको वीकली मैगजीन इंडिया में छापना शुरू किया, जो अंग्रेजी में था। उसका नाम था बंगाल गजट। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में कि इंडिया में छपने वाला पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? बंगाल गजट। यहाँ बोलोगे वीकली मैगजीन लिखा है, काहे? अभी बता देंगे नीचे। ठीक है, हाँ तो वीकली मैगजीन ही, लेकिन इसमें न्यूज़पेपर की भी सारी बातें लिखा करती थी। इसको बंद करवा देगा। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स बंद करवा देगा। क्यों? देखो, अब देखिए, अब ये वीकली मैगजीन अपने आप को किस तरह से डिस्क्राइब करती थी कि भैया हम एक कॉमर्शियल पेपर हैं जो सबके लिए ओपन है, सब पढ़ सकता है भाई, लेकिन हम किसी से इन्फ्लुएंस नहीं है, हमारे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम अंग्रेजी में छाप रहे हैं तो अंग्रेजों की ही बातें लिखेंगे, अंग्रेजों के हिसाब से लिखेंगे। वो गलत करेगा उसको भी क्रिटिसाइज करेंगे। फ्रीडम ऑफ प्रेस था इनके पास। ठीक है, इसीलिए ये क्या था, एक प्राइवेट इंटरप्राइज था, सरकारी इंटरप्राइज नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चला रही थी, आदमी अपना पैसा लगा करके जो है, ठीक है, शुरू किया था। और इनको अपने जो है इंडिपेंडेंस पर बहुत ही ज्यादा क्या था, गर्व था। ठीक है, प्राउड ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, के हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई अंग्रेजी प्रभाव नहीं है, हम इंडिपेंडेंट हैं, जो सही लगेगा वो लिखेंगे। और इन्होंने क्या किया, इंडिया में प्रिंटिंग शुरू की। ठीक है, अब हिक्की क्या करते थे भाई, तो हिक्की ने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट छापे। ठीक है, इसमें जो है तुमको क्या होता था, कुछ ऐसी बातें भी थी, ऐसे एडवर्टीजमेंट भी छाप दिए जो उस समय गुलामों का ट्रेड होता था, स्लेव ट्रेड होता था। ठीक है, इंपोर्ट होता था जो है, इंपोर्ट एंड सेल ऑफ जो स्लेव्स होता था, गुलामों का जो है तुम्हारा खरीद बिक्री होता था, उसके ऊपर भी लिख दिया और क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। अंग्रेज जितने भी जो कंपनी के सीनियर ऑफिशियल्स जो भी गॉसिप करते थे, इंडिया में बातचीत करते थे, उसको लिखना शुरू कर दिया। सबको ओपनली लिखते थे, क्रिटिसाइज करते थे। इससे काफी ज्यादा कौन गुस्सा हो गया? इंडिया का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और इसने क्या कर दिया, प्रोसिक्यूट कर दिया हिक्की को। अब बंगाल गजट बंद करवा दिया। अब लोगों के मन में जो भावना इसने फैला दी है, सारा सच खोल के रख दिया है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पब्लिकेशन शुरू किया ऑफिशियली सैंक्शन न्यूज़पेपर का, कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी खुद का न्यूज़पेपर चला रही है, जिससे पीछे जो बात सब खुल गई है उसको क्या किया जाए,
दबाया जा सके, है नहीं ऐसा नहीं था, ये था, ऐसा था, ऐसा था। ठीक है, तो ही बात है। तो अब ये क्या कर रहे हैं भाई, ऑफिशियली सैंक्शन न्यूज़पेपर्स चला रहे हैं, जो क्या करेगा, जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, ऐसे इंफॉर्मेशन, जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको रोकेगा, जो क्या कर सकता है, कॉलोनियल गवर्नमेंट की इमेज को डैमेज कर सकता है, अंग्रेजों की इमेज को इंडिया में जो डैमेज कर सकता है उसको ये क्या करेगा, पब्लिश होने से रोकेगा, माने इनकी वाहवाही करेगा, इनके बारे में खूब अच्छा अच्छा लिखेगा। तो इन्होंने लोग खुद से क्या कर दिया, शुरू कर दिया और बंगाल गजट बंद करा दिया। बंद हो जाएगा क्या, नहीं, गंगाधर भट्टाचार्य फिर से रिवाइव करेंगे, उसी नाम से एक और न्यूज़पेपर चालू कर देंगे। ठीक है, 18th सेंचुरी के अंत तक बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स इंडिया में जो है क्या होने लगे, प्रिंट होने लगे। अलग अलग आदमी जो है अलग अलग भाषा में जो है प्रिंट कर रहा है। ठीक है, देर वॉज देर वर इंडियंस टू, भारतीय लोग भी थे जो क्या कर रहे थे, इंडियन न्यूज़पेपर जो है क्या कर रहे थे, छाप रहे थे। इसी में पहले कौन अपियर हुए, वीकली बंगाल गजट, जिसको बंद करवा दिया गया था, नाम सेम रहा, लेकिन इसको किसने चालू किया फिर, ठीक है, गंगाधर भट्टाचार्य ने, जिसने, जो राम मोहन रॉय के काफी ज्यादा क्लोज थे, एसोसिएट थे, आप कह सकते हो राम मोहन रॉय के एसोसिएट। कोई दिक्कत इसको समझने में? हम्म, चलिए यहाँ पर पढ़ लो, सोर्सी क्या कहता है। 68 में एक विलियम बोल्ट है, ठीक है, जिसने क्या किया, एक नोटिस जो है तुमको पब्लिक बिल्डिंग इन कलकत्ता में जाकर लटका दिया है। क्या लटका दिया है कि टू द पब्लिक, पब्लिक को कहा जा रहा है, कौन कह रहा है भाई, मिस्टर बोल्ट टेक्स दिस मेथड ऑफ इन्फॉर्मिंग द पब्लिक, कि मिस्टर बोल्ट इस मेथड का, तरीका का इस्तेमाल कर रहे हैं पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए, कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो है इस शहर में प्रिंटिंग प्रेस जो है तुमको, ठीक है, दैट द वांट ऑफ ए प्रिंटिंग प्रेस इन द सिटी बीइंग ऑफ ए ग्रेट डिसएडवांटेज इन बिजनेस। ठीक है, कि मतलब यहाँ पर एक प्रिंटिंग प्रेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसका नहीं होने के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है बिजनेस में। ठीक है, तो ही इज गोइंग टू गिव द बेस्ट इंकरेजमेंट टू एनी पर्सन, कि कोई भी पर्सन अगर जो बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग में आना चाहते हैं, तो हम अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने का, कि भैया आइए लगाइए। ठीक है, बोल्ट हाउएवर लेफ्ट फॉर इंग्लैंड सून, लेकिन वो बेचारे यहाँ से चले गए, खुलते रह गया प्रिंटिंग प्रेस, समझे। जा करके को नोटिस लटका दिया था कि भैया जो कोई भी प्रिंटिंग प्रेस यहाँ जरूरत है, बिजनेस में बड़ा दिक्कत हो रहा है, प्रिंटिंग प्रेस रहेगा तब ना प्रचार उचार होगा किसी चीज का। तो भाई कोई भी आदमी अगर आना चाहता है, अपना बिजनेस खोलना चाहता है, तो हम इंकरेज करेंगे उसको, प्रोवाइड करेंगे जो भी नेसेसरी है। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? आज इसको खत्म करके ही मानूंगा मैं। चलिए 1 मिनट का ब्रेक दो मुझे, थोड़ा पानी वानी पियो, होगा था पानी रखने से। चलिए, अब ऐसा नहीं था कि प्रिंटिंग इतना सब कुछ हो रहा है तो धर्म पीछे रहेगा। उस समय रिलीजियस डिबेट्स और पब्लिक डिबेट्स, रिलीजियस रिफॉर्म, सॉरी, रिलीजियस रिफॉर्म्स और पब्लिक डिबेट्स, ठीक है, इसमें भी प्रिंटिंग का योगदान रहा है। क्या योगदान रहा है इसको देखेंगे हम लोग। तो देखो, अर्ली 19th सेंचुरी से आपको देखने के लिए मिलेगा कि भैया उस समय रिलीजियस इशू पर काफी ज्यादा डिबेट हो रहा था। बहुत सारे ऐसे जो है कह सकते हो कि सामाजिक बुराइयां थी, धार्मिक बुराइयां थी, जिसको बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया जा रहा था। जैसे तुमको पता है एक हुक स्विंगिंग जो है फेस्टिवल होता था, आदमी के शरीर में जो है 2 कीले लगा करके उसको लटका करके इंडिपेंडेंट हवा में तब झुलाया जाता था। इस तरह के रिलीजियस जो है प्रैक्टिसेस, उस पर जो है क्वेश्चन उठाया जा रहा था। ठीक है, तो अलग अलग तरह के ग्रुप्स जो है तुमको वो क्या कर रहे हैं कि जो भी कॉलोनियल सोसाइटी में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, ठीक है, उसको कन्फ्रंट कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से कन्फ्रंट करने का मतलब उसका सामना कर रहे हैं, समझे, एंड ऑफर्ड अ वैरायटी ऑफ न्यू इंटरप्रिटेशंस, और क्या कर रहे हैं भाई, नई नई व्याख्या प्रोवाइड कर रहे हैं, किस चीज की, जो अलग अलग जो धर्म में अलग अलग विश्वास है, समझे। तो जो कुछ भी प्री एग्जिस्टिंग जो है बिलीफ सब है, उस सबका फिर से री इंटरप्रिटेशन हो रहा है, समझे, उसको सही तरह से दोबारा से जो इंटरप्रेट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं भाई, तो कुछ लोग सपोर्ट करेंगे किसी रिलीजियस प्रैक्टिस का, कुछ लोग क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे,
बुरा भला कहेंगे। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं भाई, एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस को क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, बुरा भला कर रहे हैं उसको, और उसको क्या कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, किस चीज के लिए, रिफॉर्म के लिए, कि भाई इसमें सुधार करने की जरूरत है। सती ट्रेडिशन कितना गंदा ट्रेडिशन था, सुधार करने की जरूरत थी, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ भाई, दूसरे लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं भाई, रिफॉर्मर्स के जो है अगेंस्ट में जो है ये दे रहे हैं, आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। मतलब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं कि सिस्टम सही है, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग अगेंस्ट है। तो आगे देख लो, तो ये डिबेट जो है कहाँ किए जा रहे थे भाई, कड़ी और पहुंच रहे थे पब्लिक तक, किस फॉर्म में, प्रिंट के फॉर्म में। इस तरह का जो भी वाद विवाद है उस सबको क्या किया जाता, छापा जाता था, लोगों तक पहुंचाया जाता था, ठीक है। तो देखोगे कि जो भी नई चीजें प्रिंट हो रही थी, ठीक है, जो न्यूज़पेपर्स वगैरह ये सिर्फ क्या नए आइडियाज ही नहीं पहुंचा रहे थे, इन्होंने जो नेचर ऑफ डिबेट है, ठीक है, जो प्रकृति है डिबेट डिस्कशन करने की, उसको भी बहुत ज्यादा क्या कर दिया, चेंज कर दिया। कैसे, तो पहले जब डिबेट डिस्कशन होता था तो कुछ लोग ही पार्टिसिपेट कर पाते थे, लेकिन अब चूंकि हर आदमी तक पहुंच है न्यूज़पेपर या प्रिंट मटेरियल के कारण, तो अब ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सकेंगे, इस तरह के पब्लिक डिस्कशन और डिबेट में जो है हिस्सा ले पाएंगे, और अपना व्यूज को क्या कर सकेंगे, रख कर पाएंगे, हाँ, एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे क्या कि इतने सारे क्लासेस ऑफ ओपिनियन से नए नए तरह के आइडियाज इमर्ज होने लगे, नए नए तरह के जो है सिद्धांत इमर्ज होने लगे, ठीक है। चलिए, अब इसमें देखिएगा क्या कि ये एक ऐसा समय है जिस समय बहुत ज्यादा क्या हो रही है, कंट्रोवर्सी हो रही है, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स और जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स है, मतलब जो कट्टरवादी हिंदू है, जो कट्टरवादी हिंदू धर्म है, ठीक है, उन सब के बीच में जो है तुम देखिएगा क्या, और जो रिफॉर्मर्स है उन सब के बीच में काफी ज्यादा क्या हो रहा है, ठीक है, क्लैशेस हो रहा है, कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा हो रहा है। कौन कौन से मैटर पर, विडो इम्युलेशन, विडो इम्युलेशन का मतलब क्या होता है, विधवा आत्मदाह, खुद से जो जला लेती है, माने सती ही है एक तरह से ये। इमोलेशन का मतलब होता है क्या, आत्मदाह कर लेना, खुद से शरीर को जला करके खत्म कर देना। मोनोथिज्म, एक ईश्वरवाद, कि एक ही ईश्वर है, ठीक है। ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड, ये जो ब्राह्मण लोग जो है पंडिताई कर रहे हैं, सारा का सारा जो है फायदा खुद अथी रख लेते हैं, सोसाइटी में अपने आप को ऊपर रखे हुए हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन होना शुरू हुआ। आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा, इन सारे टॉपिक पर क्या होना शुरू हो गया, कंट्रोवर्सी होना शुरू हो गया, ठीक है। बंगाल में देखो ये क्या, डिबेट काफी ज्यादा डेवलप होना शुरू हो गया, ठीक है। न्यूज़पेपर, मतलब जो है तुमको काफी ज्यादा न्यूज़पेपर्स वगैरह में डिबेट वगैरह दिखने लगा, ठीक है, काफी ज्यादा प्रोलिफरेशन हो गया, लार्ज स्केल में से न्यूज़पेपर जो है क्या कर रहे हैं, छापे जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें बहुत तरह के जो है तुमको क्या है, आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते थे इन सब चीज के अगेंस्ट में, ठीक है, अपने ज्यादा वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, ज्यादा पब्लिक तक पहुंचने के लिए, ठीक है। इसको जो है तुम देखिए क्या, इस तरह के आइडियाज को रोज प्रिंट किया जा रहा है, ठीक है, रोज प्रिंट नहीं किया जा रहा, मतलब रोज रोजमर्रा की भाषा में प्रिंट किया जा रहा है, समझे, रोजमर्रा की भाषा में प्रिंट किया जा रहा है, ऐसी भाषा जिसको आम लोग भी समझ सकें। अब आपको पता होगा इंडिया में जो है बहुत बड़े एक विमेन रिफॉर्मर हुए जिनका नाम था राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय में ने क्या किया था, इन्हीं के जो है कर कमलों के कारण पर, इनके जो है बहुत ज्यादा जो है कह सकते हो कि सपोर्ट के कारण, ठीक है, सती जो है 1829 में खत्म हुआ। 1828 में इन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, याद होना चाहिए, नहीं हो तो याद कर लेना, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि राजा राम मोहन रॉय ने पब्लिश करना शुरू किया एक न्यूज़पेपर जिसका नाम था संवाद कौमुदी, ठीक है, कब, 1821 में, 1821 में संवाद कौमुदी नाम से जो है तुमको, ठीक है, एक न्यूज़पेपर जो है तुमको, न्यूज़पेपर, हाँ कह सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये संवाद कौमुदी जो है इसको जो है लिखा राजा राम मोहन रॉय ने, और 1821 में, और जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कमीशन, अच्छा हाँ देखो, तो राजा राम मोहन रॉय क्या कर रहे हैं, संवाद कौमुदी लिख रहे हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं, जो भी हिंदू मैल प्रैक्टिसेस हैं उसको विरोध कर रहे हैं। अब जो कट्टरवादी हिंदू थे उनको भी डर हो गया कि भैया अगर ऐसे करने लगेगा तब तो दिक्कत हो जाएगा फिर, तो राजा राम मोहन रॉय के अगेंस्ट मतलब उनका विरोध करना जरूरी है। तो उनको काउंटर करने के लिए जितने भी जो है तुमको, जो क्या कहते थे, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थे, कट्टरवादी हिंदू थे, उन्होंने क्या किया, समाचार चंद्रिका जो है शुरू कर दिया,
कि तुम बुरा बोलोगे तो हम उसके सपोर्ट में बोलेंगे, तुमको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। तो एक तरह से देख रहे हो इन दोनों के बीच में भी क्लैश हो रहा है ना, एक डायरेक्ट ना सही लेकिन इनडायरेक्ट जो है क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन कह सकते हैं आप, डिबेट। राजा राम मोहन बोल रहे हैं कि काहे गलत है, ये कल होके फिर छाप दे रहा है काहे सही है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि डिबेट और डिस्कशन हो रहा है, देखो कैसे हो रहा है। राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया, जितने भी जो है मैल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं हिंदुइज्म में, चाहे वो तुम्हारा चाइल्ड मैरिज हो, चाहे वो विडो क्या कहते सती हो, ठीक है, या फिर जो है विडो मैरिज हो, समझे, इन सब के सपोर्ट में लिख रहे हैं। तो इन सब के अगेंस्ट में कौन लिख रहा है भाई, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, मतलब जो हिंदू जो क्या कह सकते हो जो कट्टरवादी लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, समाचार चंद्रिका नाम से जो है निकाल दिया, काहे, ताकि राजा राम मोहन राय के ओपिनियंस को अपोज किया जा सके। 1822 में 2 पर्शियन न्यूज़पेपर जो है पब्लिश किए गए, ठीक है, जमी जमान सॉरी जमी जहानामा और शमसुल अखबार। कौन सी भाषा में थे, पर्शियन में। उसी साल एक गुजराती न्यूज़पेपर भी जो है चालू हुआ था, जिसका नाम था बॉम्बे समाचार, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन, इससे भी क्वेश्चन आता, ठीक है, 1 नंबर का ही क्वेश्चन देगा बट दे देगा, कोई दिक्कत। अब देखो नॉर्थ इंडिया में तुम देखोगे तो उलेमा काफी ज्यादा चिंतित है। उलेमा कौन है, जो भी मुसलमानों में पढ़े लिखे थोड़े से लोग होते हैं, नॉलेजेबल लोग होते हैं। वहां पढ़ाई लिखाई का मतलब जो है मॉडर्न एजुकेशन से नहीं है, जिनको कुरान की अच्छी नॉलेज है, उनको उलेमा कहा जाता है। उलेमा शब्द निकला इल्म से, इल्म शब्द का मतलब होता है नॉलेज, तो वन हु इज नॉलेजेबल इज उलेमा। तो नॉर्थ इंडिया में उलेमा लोग काफी ज्यादा चिंतित है, क्यों, क्योंकि भाई मुस्लिम डायनेस्टीज जो थी वो धीरे धीरे करके खत्म हो गई, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल इन लोग को सपोर्ट मिलता था वो अब नहीं रहा, ठीक है। तो अब इनको डर लगता था कि भाई जो कॉलोनियल रूलर्स हैं वो कोशिश करेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो है कन्वर्जन हो, क्रिश्चियन बनाए मुसलमानों को, जो मुसलमानों का जो पर्सनल लॉज है उसको चेंज किया जाए। तो इसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, सस्ते लिथोग्राफिक प्रेसेज खरीदे और पर्शियन भाषा में, ठीक है, और उर्दू ट्रांसलेशंस करना शुरू किया। जो भी होली स्क्रिप्चर्स थे, कुरान का जो है ट्रांसलेशन शुरू किया, ठीक है, जो तुम्हारा शरीयत है उसका ट्रांसलेशन शुरू किया, ताकि आम लोगों को भी समझाया जा सके, ठीक है, और धर्म को बचाया जा सके। इन्होंने साथ ही साथ बहुत सारे रिलीजियस न्यूज़पेपर भी चलाए, बहुत सारे रिलीजियस जो है लिटरेचर वगैरह इन सबको भी क्या किया, पब्लिश किया, ठीक है। उस समय तुम देखोगे देवबंद सेमिनरी फाउंडेशन है, ठीक, सॉरी, देवबंद सेमिनरी है, जिसको कब फाउंड किया गया था, 1867 में। 1867 में देवबंद सेमिनरी को क्या किया गया, स्थापित किया गया, इसकी स्थापना की गई, ठीक है। और इसने क्या किया भाई, अपनी स्थापना के बाद लगभग 2000 से ज्यादा फतवा जारी किए। फतवा क्या होता है, एक तरह का रिलीजियस ऑर्डर होता है, समझे, जो उनका कोई काजी वगैरह जो होता है, जो हेड प्रीस्ट होता है वो जारी करेगा। या फिर जहां पर भी लगता है कि कुरान की बातों में क्लैरिटी नहीं है, समझे, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए अपने तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करते हैं, जिसको फतवा बोलते हैं, ठीक है। अब कितना फतवा जारी किया, 2000 से ज्यादा, ठीक है, नहीं हजारों हजार है, नॉट 2000, पब्लिश, हाँ वही है, ठीक है, हजारों हजार फतवा जारी किया, ठीक है, मुसलमानों को ये बताने के लिए कि भैया किस तरह से उनको अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए, खुद से कैसे एवरीडे लाइफ में किस तरह से व्यवहार करना है, ये उसमें सिखाया, ठीक है। इस्लामिक सिद्धांतों का क्या मतलब होता है, ये सारी बातें जो है उनको बताई। मैंने बताया ना, फतवा होता है क्या, कि कहाँ पर भी क्लैरिफिकेशन ना मिले तो स्टेटमेंट एक जारी किया जाता है कि इसको नहीं इसको मानना है, समझे। तो हजारों की संख्या में ऐसे फतवे जारी किए गए, ताकि लोगों को क्या किया जा सके, अपने धर्म के प्रति अवेयर बनाया जा सके, कनेक्टेड रखा जा सके, ताकि उनका रिलीजियस कन्वर्जन ना हो। गेटिंग माय पॉइंट, सिद्धांत, ठीक है। तो पूरे 19th सेंचुरी में तुम देखोगे कि बहुत सारे जो नंबर ऑफ मुस्लिम सेक्ट्स हैं और जो सेमिनरीज हैं,
ठीक है, वो अपीयर हो जाती है, मैंने और भी बहुत सारी सेमिनरी खोली जाती है मुसलमानों के लिए, ठीक है। और सबके पास अपना एक इंटरप्रिटेशन है अपने विश्वास का, सब अपने हिसाब से कुरान का व्याख्या कर रहा है, सब अपने हिसाब से जो है अपने अपने विश्वास का व्याख्या कर रहा है, ठीक है। और हर एक जो है सेक्ट चाह रहा है कि भाई उसके फॉलोअर्स बढ़े, ठीक है। और जो उनके जो विरोधी हैं और उनका जो इन्फ्लुएंस है, उनका जो प्रभाव है, उसको किसी तरह से कम किया जा सके, उसको काउंटर किया जा सके, समझे। तो इस तरह से तुम देखोगे कि मुसलमानों में भी बहुत तरह के सेक्ट्स आ जाते हैं, खैर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। तो उसके बाद देख लो ये क्या, कि उर्दू प्रिंट हेल्प देम कंडक्ट दीज बैटल्स इन पब्लिक। ये सब जो लड़ाई होता था, मौखिक लड़ाई, ये सब किस भाषा में सबसे ज्यादा की जाती थी? उर्दू में, ठीक है। जिस तरह से हिंदी हमारी भाषा है, मातृभाषा, उसी तरह मुसलमानों में उर्दू कॉमन है। अब ऐसा नहीं था कि सब कुछ खाली इस्लाम में चल रहा था, हिंदू लोगों में भी काफी ज्यादा जो है घमासान चल रहा है। हिंदूज में भी आपको दिखेगा क्या कि प्रिंट ने क्या किया, इनकरेज किया किस चीज का, तो ज्यादा से ज्यादा लोग अब क्या करेंगे, रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ेंगे। पहले ना दिक्कत था, संस्कृत में लिखा जाता था, बाद में ट्रांसलेशन शुरू हो गया। पहले भगवत गीता कहाँ पढ़ पाते थे लोग, अब पढ़ पाते हैं। देखते हो ऊपर में संस्कृत में श्लोक लिखा रहता है, नीचे उसका इंटरप्रिटेशन लिखा रहता है। भले तुमको संस्कृत नहीं आती, लेकिन भगवत गीता समझ पाओगे। तब इन लोगों ने भी क्या किया भाई, हिंदूज में भी देखो ये क्या, कि लोग ज्यादा से ज्यादा रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, खासकर उनके अपने लोकल लैंग्वेजेस में। तो पहला जो प्रिंटेड एडिशन है, ठीक है, पहला जो प्रिंटेड एडिशन है रामचरितमानस का। रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने। रामायण किसने लिखी है? हाँ, महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। चलिए, तो रामचरितमानस का जो है क्या हुआ, पहला ट्रांसलेशन हुआ 16th सेंचुरी में, ठीक है। कहाँ से? कलकत्ता से। सॉरी, 16th सेंचुरी टेक्स्ट है ये, 16वीं शताब्दी में लिखा गया है। अकबर के समकालीन थे तुलसीदास, याद रखना। तुलसीदास अकबर के टाइम के हैं, उस समय लिखा गया है। और इसका ट्रांसलेशन कब हुआ कलकत्ता में? 1810 में, समझे। चलिए, मिड 19 सेंचुरी आते आते आपको दिखेगा क्या, कि फिर क्या है, सस्ते लिथोग्राफिक एडिशन शुरू हो गए पूरे नॉर्थ इंडिया के मार्केट्स में, अलग अलग रिलीजियस बुक्स के, अलग अलग रिलीजियस टेक्स्ट के। 1880 में आप देखोगे कि नवल किशोर प्रेस की स्थापना होती है लखनऊ में। श्री वेंकटेश्वर प्रेस जो है बॉम्बे में खोला जाता है, ठीक है। और ये सारे प्रेसेस क्या करते थे भाई, रिलीजियस टेक्स्ट को पब्लिश करते थे। कैसे? गीता प्रेस गोरखपुर में है। जो भी तुम देखोगे, रामचरितमानस, रामायण, भगवत गीता, सब गीता प्रेस का रहता है। तो क्या करता है वो प्रेस, दूसरा कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ धार्मिक ग्रंथों को क्या कर रहा है, छाप रहा है। तो उसी तरह से ये सारे प्रेसेस को भी स्टैब्लिश किया गया, ताकि बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट जो है, ठीक है, वर्नाकुलर भाषा में, लोकल भाषा में क्या किया जा सके, छापा जा सके। कोई दिक्कत समझने में है तो बताओ। लिथोग्राफिक, ये है लिथोग्राफिक एडिशन करने का। लिथोग्राफिक प्रेस प्रेस होता था, वो पत्थर का होता था, तुमको उस पे लिखा हुआ रहता था, उसके ऊपर पेपर को रख के एक रोलर से रोल करते थे, ठीक है, और तब हटा दिया जाता था। नहीं, मैकेनिकल टाइप में नहीं, अगर होता होगा तुमको नहीं पता, बट लिथोग्राफिक प्रेस ऐसा ही होता था, सस्ता पड़ता था, ठीक है। उस समय मैकेनिकल प्रेसेस कितने महंगे होंगे तुम भी तो सोच लो। इम्पोर्ट सामान है, इम्पोर्टेड सामान है भाई, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। चलिए, आगे देख लो, ठीक है। तो अब देखो, अब चूंकि प्रिंटेड जो है तुम्हारा जो फॉर्म में ये सारी किताबें, धार्मिक किताबें आ गई, पोर्टेबल फॉर्म में भी आने लगी, छोटे छोटे मतलब साइज में भी आने लगी, पॉकेट में लेके घूम सकते हो, ठीक है। तो अब आदमी क्या कर सकता है भाई, कहीं पर भी बैठ के इसको पढ़ सकता है। पहले वाला सिस्टम नहीं है। आजकल भगवत गीता इतनी छोटी भी आती है, ठीक है। तो वही है कि पोर्टेबिलिटी इनकी बढ़ गई, ठीक है। तो दे कुड ऑल्सो बी रीड आउट टू लार्ज ग्रुप ऑफ इलिटरेट वुमेन एंड वुमेन, मेन एंड वुमेन। अब क्या हो सकता है, ऐसे लोग जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, उनके सामने भी क्या किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, ठीक है, उनको भी समझाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब इससे क्या हुआ कि जितनी भी धार्मिक किताबें थी, धार्मिक टेक्स्ट थे, ठीक है, वाइड सर्कल ऑफ पीपल तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे तो उस पर डिस्कशन भी होना शुरू हो जाएगा, डिबेट होना भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग रिलीजन में जो कंट्रोवर्सी है वो भी निकलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो ये क्या, कि प्रिंट ने सिर्फ
स्टिमुलेट नहीं किया, उत्तेजित नहीं किया, किस चीज को भाई? जो पब्लिकेशन है कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस का, कि हमेशा जो एक दूसरे से विरोधाभासी जो है ओपिनियन है, कोई एक के अगेंस्ट में बोल रहा है फिर वो उसके अगेंस्ट में बोल रहा है, सिर्फ यही चीजों को जो है कम्युनिटीज के बीच में नहीं बढ़ाया। ठीक है, इसने क्या किया है, इसने कम्युनिटीज को कनेक्ट भी किया, और भारत के अलग अलग हिस्से के अलग अलग लोगों को भी क्या किया, एक दूसरे से जोड़ा। ठीक है, अब न्यूज़पेपर क्या है भाई? न्यूज़पेपर क्या करता है भाई? एक जगह से दूसरे जगह की न्यूज को पहुंचाता है, जिससे क्या होता है, पैन रीजनल आइडेंटिटी क्रिएट होती है। आज के डेट में हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि केरला के इलेक्शन में कौन जीता, समझे, है कि नहीं? जैसे साउथ इंडिया वाले भी जो है देख रहे थे बिहार इलेक्शन, बिहार इलेक्शन इतना ज्यादा जो है मतलब इंपॉर्टेंट है। अपने अपने राज्य का इलेक्शन सब नहीं देख रहा, लेकिन बिहार का इलेक्शन सब देख रहा है। राजनीति जो बिहार में होती है, हाँ, बिहार और यूपी के राजनीति से पूरे इंडिया का जो है लोग राजनीति सीखता है। समझ में आया? ऐसे करते हैं राजनीति। चलिए, देखो वाई न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर क्यों, तो देख लीजिए, कृष्णा जी त्रियंबक राणा डे, ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? पूना के रहने वाले हैं। ये चाहते हैं कि एक न्यूज़पेपर जो है पब्लिश करें, कौन सी भाषा में? मराठी भाषा में। क्यों? क्योंकि भैया ये चाहते थे कि लोगों को यूजफुल इंफॉर्मेशन पहुंचाया जा सके, हर मतलब जो टॉपिक के ऊपर जो भी लोकल लोगों का इंटरेस्ट है, जो लोग भी जिस भी मैटर पर लोग इंटरेस्टेड है, जिस भी मैटर पर लोग चाहते हैं, उसके ऊपर क्या किया जा सके, ठीक है, लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचाया जा सके। ठीक है, उसके अलावा इनका मानना था कि हम एक ऐसा न्यूज़पेपर लाएंगे जो क्या करेगा भाई, ओपन रहेगा फ्री डिस्कशन के लिए। ठीक है, जनरल यूटिलिटी के लिए जो भी जरूरत की मतलब बातें हैं, जो भी जरूरत की चीजें हैं, जो भी आप कह सकते हो कि पॉलिसीज वगैरह है जिसकी जरूरत है, उन सब के ऊपर क्या होगा, तुम्हारा डिस्कशन ओपन रहेगा। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए डिस्कशन ओपन रहेगा। ठीक है, और जो पुराने जो चीजें थी एंटिक्विटीज के साथ जो भी जो है मतलब खोज विचार हो रहा है, तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स हो गया, क्यूरियोसिटी मतलब क्या होता है लोगों का, जिज्ञासा हो गया, इतिहास हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सब चीज के ऊपर जो है क्या होगा, लोग डिबेट डिस्कशन कर सकें। मैंने हर तरह से ओपन रहेगा, खासकर कहाँ के लिए, डेक्कन का इलाका, समझे, क्योंकि महाराष्ट्र वगैरह सब उधर ही पड़ता है। द पेट्रोनेज एंड सपोर्ट ऑफ ऑल इंटरेस्टेड इन द डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल इज अर्नेस्टली सॉलिसिटेड, कि भैया हम पूरे दिल से स्वागत करते हैं कि कोई भी इंसान अगर ऐसा जो है न्यूज़पेपर बनाने में हेल्प कर सकता है, तो जो कुछ भी अपना पेट्रोनेज मतलब संरक्षण वगैरह प्रोवाइड करना चाहता है तो करे। ठीक है, बॉम्बे टेलीग्राफ है एंड कोरियर 6 जनवरी 1849 का, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा क्या छपा था उसमें। ठीक है, अभी कितना लंबा है, आज खत्म हो जाएगा या न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, अब देखो किस किस तरह का जो है नया नया तरीका जो है पब्लिश हो रहा है। ठीक है, अब देखो जब प्रिंटिंग इतने ज्यादा जो है लार्ज स्केल पर होनी शुरू हो गई, तो लोगों के अंदर एक भूख पैदा हो गया। ठीक है, अलग अलग तरह के न्यू न्यू काइंड्स ऑफ राइटिंग के लिए लोगों के अंदर भूख पैदा हो गया। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अब क्या कर रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो अब ये चाहते थे कि इनका जो अपना जीवन का एक्सपीरियंसेस है उसको प्रिंट में जो है दिखाया जाए। ठीक है, ऐसे जो है लिटरेचर्स लिखे जाए, ऐसे नॉवेल्स लिखे जाए जिसमें आम आदमी की जिंदगी क्या की जाती हो, झलकती हो। ठीक है, तो ये अपना लाइफ, अपना एक्सपीरियंसेस, अपने इमोशंस, अपना रिलेशनशिप को जो है रिफ्लेक्टेड मतलब देखना चाहते थे। ठीक है, उसी की छवि देखना चाहते थे जो कुछ भी पढ़ रहे हैं। मतलब अब ऐसे मैटर्स भी, ऐसे भी जो है कहानियां वगैरह नॉवेल्स वगैरह है जो एक आम आदमी से बहुत ज्यादा क्या होती थी, रिलेट करती हो, समझे। तो देखो, नॉवेल, ये उपन्यास जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अ लिटरेरी फॉर्म विच हैड डेवलप्ड इन यूरोप, ठीक है, जिसका डेवलपमेंट, ये नॉवेल लिखने का जो डेवलपमेंट है कहाँ हुआ था, यूरोप में हुआ था। ठीक है, अब इसने क्या किया भाई, तो इसने अपने ही नीड को जो है केटर करना शुरू कर दिया, मतलब इनके पास अब क्या हो गया, अपना एक अलग पॉपुलेशन है जो नॉवेल्स पढ़ना चाहता है, नॉवेल्स देखना चाहता है। धीरे धीरे इंडिया में भी जो है इसका प्रचार प्रचार हो गया। ठीक है, प्रचार प्रसार हो गया तुम्हारा, इंडिया के लोग भी जो है क्या कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग स्टाइल के जो है नॉवेल पढ़ना चाहते हैं। तुमने शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की पढ़ी होगी कहानियां वगैरह, चरित्रहीन ये सब। हम्म,
ट्रेजेडी किंग है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, कभी पढ़ के देखो। ठीक है, श्रीकांत उनकी लिखी हुई एक उपन्यास है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, कभी मौका मिले तो पढ़ना। चलिए, तो भाई जब नॉवेल लिखने का ट्रेडिशन इंडिया में आया तो ये भी इंडियन फॉर्म्स को क्या हुआ कि बहुत ही जल्दी इंडियन फॉर्म्स को भी जो इसने और इंडियन स्टाइल्स को भी क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। मतलब भारत में जैसा सिस्टम चल रहा है, जैसा नॉवेल लोगों को चाहिए, ठीक है, यहाँ का जो है तुमको सोसाइटी के हिसाब से यहाँ पर जो है जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से नॉवेल्स वगैरह लिखे जाने शुरू हो गए। ठीक है, रीडर्स के लिए क्या हो गया भाई, नया वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस खुल गया कि हमारे यहाँ तो पहले नॉवेल वगैरह क्या होता था, जो फॉरेन राइटर है वो लिखा है वही पढ़ते थे, अब हमारे खुद के राइटर्स भी लिखना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो एंड गेव अ विविड सेंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। अब जो भी रीडर है उसको ये बात भी समझ में आ रहा है कि भाई अलग अलग इंसान का जिंदगी अलग अलग तरह का है। ठीक है, और उसके बारे में भी लोगों को क्या मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल रही है। ठीक है, इसके साथ साथ तुम देखो ये क्या और भी नए लिटरेरी फॉर्म्स थे, वो भी जो है इंटर हो गए। क्या क्या इंटर हो गया भाई, अब लोग लिरिक्स लिख रहे हैं, गाने के बोल, ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज लिख रहे हैं, ऐसे इंडिया में आ गया, सोशल मैटर के ऊपर, पॉलिटिकल मैटर के ऊपर। ठीक है, इन डिफरेंट वेज दे रीइंफोर्स द न्यू एम्फेसिस ऑन ह्यूमन लाइफ्स। अलग अलग तरीके से इसने फिर क्या किया, इंसानी जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया। ठीक है, एंड इंटीमेट फीलिंग्स, और इंसान का जो जो बहुत ही ज्यादा कह सकते हो जो भावना होती है, अंतर्निहित भावना होती है, उसको प्रभावित करना शुरू किया गया। ठीक है, अबाउट द पॉलिटिकल सोशल रूल्स एंड शेप्ड सच थिंग्स, मतलब इंसान सोसाइटी के बारे में क्या सोचता है, पॉलिटी के बारे में क्या सोचता है। ठीक है, उन सारी चीजों को काफी ज्यादा प्रभावित करना शुरू किया। अब देखो 19th सेंचुरी के एंड तक आपको एक नया विजुअल कल्चर देखने को मिलेगा। विजुअल कल्चर की बात हो रही है, ठीक है, मतलब अब पिक्चर्स, पोर्ट्रेट्स, ये सब भी छपने शुरू हो जाएंगे। एक टाइम में पिक्चर पोर्ट्रेट अफोर्ड नहीं कर पाते थे लोग, क्यों, किसी बड़े पेंटर को बुला करके बनवाना पड़ता था, बहुत मोटा पैसा देना पड़ता था। मोनालिसा की पेंटिंग कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन उसका पोस्टर तुम जाओ बाजार में मिल जाएगा, है कि नहीं। मोनालिसा की पेंटिंग इज नियरली प्राइसलेस, उसका पोस्टर 20 रुपए में मिल रहा है, आपकी इच्छा है जाके लगा लीजिए। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल हुआ, प्रिंटिंग के कारण। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा कि भाई टेक्स्ट की प्रिंटिंग हो रही है, अब प्रिंटिंग होगी पोर्ट्रेट्स की। राजा रवि वर्मा है क्या ये बनाया हुआ, है ना, राजा रवि वर्मा ही बनाते थे। नहीं 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 नहीं, हाँ राजा रवि वर्मा। चलिए आगे देखिए, तो देखो अब क्या हुआ, जब ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ जो है प्रिंटिंग प्रेसेस सेटअप होने लगे, तो जो विजुअल इमेजेस थे ये भी आसानी से क्या किया जा सकता था, अब छापा जा सकता था अलग अलग जो है कॉपीज में। पेंटर्स, बहुत नामी पेंटर जैसे राजा रवि वर्मा हो गए, ठीक है, ये क्या करते थे, ये भी जो है इमेजेस जो है अब मास सर्कुलेशन के लिए छापने शुरू कर देते हैं, इनके पास अपना प्रिंटिंग प्रेस था। ठीक है, पुअर वुड engravers would made wood blocks, set up shop near the letter presses and were employed by print shops। ठीक है, अब लोग क्या, वुड engraver क्या होता है, फ्रेमिंग रोमिंग करने वाला आदमी, समझ रहे हो। अरे तुमको पोस्टर मिल जाएगा, उस पर लगवाना पड़ेगा ना फ्रेम, लकड़ी का ही लगेगा। तो ऐसे लोग जाकर के क्या करते थे, जहां पर ये सारी चीजें छपती थी बनती थी उसी के बगल में दुकान खोल लेता था सब। ठीक है, लेटर प्रेसेस के दुकान के बगल में। ठीक है, चीप प्रिंट्स एंड कैलेंडर्स इजीली अवेलेबल इन द बाजार्स कुड बी ब्रॉट इवन बाय द पुअर टू डेकोरेट द वॉल्स ऑफ देयर होम्स एंड प्लेस ऑफ वर्क। अब तो कैलेंडर नहीं है, हम तो बचपन में देखे हैं भाई, कैलेंडर्स लोग इस दुकान वाले बांटते थे, घर में लोग लगाएगा भगवान का पिक्चर वाला। ठीक है, तो अब गरीब से गरीब लोग भी क्या करते थे भाई, कैलेंडर खरीद लेते थे जो बाजार में आसानी से मिल रहा है, अपने घर पर ला करके सजाते थे, अपने घरों में सजाते थे, जहां काम करते थे वहां सजाते थे। अब कहाँ है, अब वो सब चीज खत्म हो गया। ठीक है, तो अब ये जो प्रिंट सब था धीरे धीरे जो पॉपुलर आइडियाज है उसको भी रीशेप करना शुरू कर दिया। किस चीज के बारे में भाई, मॉडर्निटी के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, रिलीजन और पॉलिटिक्स के बारे में, और सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में। ठीक है, क्योंकि अब सबका एक विजुअल फॉर्म आ चुका है। ठीक है, जो चीज दिखती है ज्यादा बेटर समझ में आती। 1870 में कैरिकेचर एंड कार्टून, देखो कार्टून, कैरिकेचर भी एक तरह का कार्टून होता है, लेकिन ये एक व्यंग्यात्मक कार्टून है। कभी कभी न्यूज़पेपर में देखते होगे, डोनाल्ड ट्रंप गिरा हुआ है, कुछ नेता लोग इतने हंस रहे हैं, दैट इज कैरिकेचर।
किसी तरह का मैसेज देने के लिए, ठीक है, व्यंग करने के लिए, ठीक है, सैटिरिकल जो है थीम है, मॉकिंग तरीके से जो कार्टून बनाया जाए, दैट इज नोन एज कैरिकेचर, याद रखना। तो 1870 से कैरिकेचर और कार्टून भी जो है पब्लिश होने शुरू हो गए जर्नल्स और न्यूज़पेपर में तो आज भी दिख जाएगा, ठीक है। जो कमेंट करते थे किसके ऊपर, सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर, जनरली आपको कैरिकेचर इसी चीज के बारे में रहेगा। सम कैरिकेचर रेडिक्यूल द एजुकेटेड इंडियंस, ऐसे एजुकेटेड इंडियंस जो क्या हो गए थे भाई, वेस्टर्न टेस्ट एंड क्लोथ के, मतलब पढ़ लिख करके जो तो अंग्रेजी बाबू की तरह जो रहने लगना शुरू कर दिया था ना, वो लोग के बारे में काफी ज्यादा कैरिकेचर बनता था कि ठीक है आप पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा है कि अपना ट्रेडिशन अपना थी भूल जाइएगा, समझे। तो उसके लिए काफी ज्यादा जो है कैरिकेचर बनना शुरू हो गया, लोग उसका काफी मजाक उड़ाते थे, ठीक है। कुछ ऐसे कैरिकेचर्स भी थे जिससे सोशल चेंज का डर लगता था कि भाई सामाजिक परिवर्तन ना हो जाए। जैसे हमारे समाज में बहुत लंबे समय तक ये सिस्टम बना हुआ था कि लड़का का यही रोल है फैमिली में, लड़की का यही है रोल फैमिली में। जैसे अभी दो फोटो बना हुआ होगा नीचे, तुमको देख के हंसी आ जाएगा, लड़की बैठ के हुक्का फूक रही है, लड़का बीना बजा रहा है, ठीक है है ना। तो देर वर इम्पीरियल कैरिकेचर्स लंपोनिंग नेशनलिस्ट, ठीक है। इम्पीरियल कैरिकेचर अंग्रेजों के टाइम से जो राष्ट्रवादी नेताओं का हमारे मजाक बनाते थे, और कुछ तो फिर राष्ट्रवादी नेता काहे बचेंगे, वो लोग भी कार्टून बनाता था जो इम्पीरियल रूल को क्रिटिसाइज करता था, ठीक है। चलो यहाँ देख लेना, राक्षसों से जो है राजा ऋतुराज जो है बचाए थे रानी मंडलसा को, ठीक है। राजा रवि वर्मा ने बनाया था ये पेंटिंग, ठीक है। और बोला था ना मैंने उनके पास अपना प्रेस था, देखो, राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस इनन्यूमरेबल माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स दैट वर प्रिंटेड एट द रवि वर्मा प्रेस। राजा रवि वर्मा बहुत बड़े पेंटर थे, लेकिन इनकी पेंटिंग खरीदने की औकात सबके पास नहीं थी, ठीक है। तो पेंटिंग बना के ओरिजिनल किसी और को बेचते थे, उसका जो है प्रिंटेड फॉर्म मार्केट में बेचते थे, उन्हें भेज देते थे ताकि आम लोग भी इन चीजों को रख सके। आ जाओ, वुमेन एंड प्रिंट। अच्छा 2 पेज गायब है क्या इसमें? नए वाले में 2 पेज गायब है। हाँ? अच्छा, चल कोई ना, अच्छा यहाँ है पिक्चर, हम पिक्चर खोज रहे थे। चलिए वुमेन एंड प्रिंट की बात करते हैं। तो देखो, महिलाओं का जो जीवन था, ठीक है, महिलाओं की जो भावनाएं थी उसके बारे में भी लिखा जाने लगा, ठीक है। खासकर काफी ज्यादा जो है कह सकते हो इंटेंस वे में, मतलब इतना ज्यादा गहरे तरीके से लिखा जाता था कि पढ़ने वाले को लगे कि भैया सामने ही घट रहा है, समझे। विमेन्स रीडिंग देयरफॉर इंक्रीज्ड इनॉर्मसली इन द मिडिल क्लास होम्स। अब चूंकि महिलाओं से एसोसिएटेड इतनी बातें जो है लिखी जा रही हैं, तो महिलाओं ने एकदम से जो है पढ़ना भी शुरू कर दिया। लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स बिगन एजुकेटिंग देयर विमेन फोक एट होम। जो लिबरल लोग थे, क्योंकि जो काफी ज्यादा क्या कंजर्वेटिव आदमी है, जो काफी ज्यादा जो है क्या कर सकते हो कि जो कठोर आदमी है, जो धर्म को लेकर के जो काफी ज्यादा जो है ये है रिजिड आदमी है, वो तो इस सब चीज को सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन जो लोग लिबरल थे, ठीक है, लिबरल पिता या फिर लिबरल हस्बैंड, अपनी घर की महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया, स्कूल भेजना शुरू किया, ठीक है। महिलाओं के लिए स्कूल सब जो है मतलब जो अलग अलग सिटीज में खोले गए, टाउन्स में खोले गए, मिड 19 सेंचुरी के बाद, मतलब विमेन एजुकेशन ऑफ इंडिया में बढ़ना शुरू होगा। बहुत सारे जनरल जो है तुमको क्या करते थे भाई, महिलाओं के द्वारा लिखे गए राइटिंग्स को जो है छापते थे, ठीक है। और उसमें एक्सप्लेन करते थे कि क्यों महिला को पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था भाई, तो दे ऑल्सो कैरिड अ सिलेबस एंड अटैच्ड सुटेबल रीडिंग मैटर विच वुड बी यूज्ड फॉर होम बेस्ड स्कूलिंग, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि सिलेबस और साथ ही साथ जो भी रीडिंग मैटर है उसको भी छापना शुरू कर दिया, जो घर में बैठ करके जो स्कूलिंग होगा उसके लिए हेल्प करता है, कि घर में बैठे बैठे भी अगर कोई पढ़ना चाह रही है तो उसके लिए व्यवस्था हो गई, ठीक है। क्योंकि उस समय लोगों का मानना था कि भाई सब कोई तो लिबरल नहीं था ना, सब कोई तो नहीं भेजेगा स्कूल। उस समय जो है एक बहुत गंदी भावना थी हमारे देश में, ऐसा जो है बात फैलाया गया था कि अगर कोई लड़की पढ़ने जाती है तो उसका हस्बैंड मर जाएगा, विधवा हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, बट नॉट ऑल फैमिलीज वर लिबरल, सब लोग तो ऐसे थे नहीं, कंजर्वेटिव लोग ज्यादा थे। कंजर्वेटिव हिंदू लोग मानते थे कि अगर किसी लड़की को साक्षर कर दिया गया, ठीक है, तो विधवा हो जाएगी, ठीक है। मुसलमान मानते थे कि एजुकेटेड वुमेन, पढ़ी लिखी औरत जो है क्या करेगी भाई, वो करप्ट हो जाएगी, ठीक है।
अगर वो उर्दू के रोमांसेस पढ़ ली तो। ठीक है, उर्दू में भी जो है प्यार मोहब्बत की कहानियां छपती होंगी, अगर उसको पढ़ ली कोई औरत तो क्या हो जाएगी, करप्ट हो जाएगी। हस्बैंड को जाके बोलेगी बड़ा बढ़िया लिखा हुआ था उसमें। चलिए, लेकिन कुछ महिलाएं क्या थी, रिबेलियस थी। उन्होंने इन सब बातों को मानने से इनकार कर दिया, बोले ना परवे करेंगे, हमको भी जानना है क्या लिखा है इसमें। ठीक है, चलिए, तो हम लोग जानते हैं भाई, तो वी नो द स्टोरी ऑफ ए गर्ल इन कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली। क्लास 7 याद करो, रुखैया शेखावत हुसैन की कहानी थी उसमें। ठीक है, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। हाँ, जो चोरी छिपे जा करके उर्दू लिखना और पढ़ना जान जाती है, रुखैया शेखावत हुसैन की कहानी है ये। उसकी फैमिली चाहती थी कि ये सिर्फ अरबिक कुरान जाने, ठीक है, जो उनको समझ में ही नहीं आता था। इसीलिए इन्होंने क्या किया भाई, उस लैंग्वेज को पढ़ना ज्यादा सही समझा जो उनको समझ में आता था, उर्दू। ईस्ट बंगाल में आपने सुना होगा या आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, अर्ली 19th सेंचुरी में राज सुंदरी देवी थी। ये एक यंग मैरिड गर्ल थी जो बहुत ही ज्यादा एक कट्टरवादी घर में चली जाती है, जहां पर इसको पढ़ने लिखने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन ये फिर भी क्या करती हैं, किचन में छुप छुप करके जा करके पढ़ती हैं। और ये पहली ऐसी महिला है जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, अमर जीवन, मतलब मेरा जीवन, बंगाली है। ठीक है, 1876 में इसको पब्लिश किया गया था। ये पहला फुल लेंथ बायोग्राफी है जो किसी महिला के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, क्या नाम है, अमर जीवन, मतलब मेरा जीवन। कोई दिक्कत? अब देखो, अब तुमको पता है कि जितने भी सोशल रिफॉर्म्स हो रहे थे, अरे भाई क्या हो रहा है, फिर इसको बीमारी धर लिया क्या? चलिए, रुक जाओ, चलो। तो कि जो भी सोशल रिफॉर्म्स हो रहे थे उस समय, ठीक है, जो भी सामाजिक जो है आपको, आप कह सकते हो सुधार हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो नॉवेल्स है, इन सब ने क्या किया था कि भाई महिलाओं के जीवन में उनके जो इमोशंस है, ठीक है, उनके अंदर जो है काफी ज्यादा इंटरेस्ट, एक जो है आपको जो है देखोगे क्या कि क्रिएट कर दिया था, ठीक है, कि महिलाओं के लाइफ में काफी ज्यादा एक इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया है। ठीक है, देयर वाज आल्सो एन इंटरेस्ट इन व्हाट वुमेन वुड हैव टू से अबाउट देयर ओन लाइफ। ये भी जो है काफी उस समय इंटरेस्ट का मैटर था। लोग जानना चाहते थे कि महिलाएं अपने जीवन के बारे में, अपने बारे में क्या कुछ कहना चाहती हैं। तो 1860 से तुम देखोगे क्या कि बहुत सारी बंगाली महिलाएं हैं, ठीक है, जैसे कि आपने देखिएगा कैलाश बासनी देवी है। इन्होंने क्या किया, बहुत सारी किताबें लिखी जो महिलाओं के एक्सपीरियंस को हाईलाइट करती थी कि उनकी स्थिति क्या है, वो कैसा जो है मतलब जो है उनके जो है क्या कह सकते एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, जो महसूस कर रही है डे टू डे लाइफ में, क्या-क्या उनके एस्पिरेशंस हैं, ये सारी बातों पर जो है लिखना लोगों ने शुरू कर दिया, महिलाओं ने ही लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब इसमें इन्होंने जो है दिखाया कि भाई किस तरह से महिलाएं जो है चार दीवारी के अंदर घर के कैद हो गई हैं। ठीक है, उनको पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है। ठीक है, उनको जो कड़ा घर का काम सब है, तुम्हारा मेहनत का काम है तुम्हारा, वो सब करने के लिए जो है मजबूर किया जाता है। ठीक है, और उन्हीं लोगों के द्वारा बहुत ही ज्यादा अनैतिक रूप से ट्रीट किया जाता है, जिन लोगों जिन लोगों की सेवा वो हमेशा करती है, मतलब परिवार वाले। ठीक है, परिवार वालों के लिए सब सब कुछ कर रही हैं, लेकिन वही नहीं समझ रहे, सामाजिक बंधनों में आकर के, ठीक है, महिलाओं को जो है क्या कर रहे हैं, काफी ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। ठीक है, उस समय भी सोसाइटी आज जैसी लिबरल नहीं हुआ करती थी। 1880s में देखिएगा, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई रानाडे, ठीक है, इन लोगों ने जो है तुमको, ठीक है, ये काफी ज्यादा जो है पैशनेट थी। ठीक है, मतलब काफी ज्यादा एक तरह से कहो, मतलब अपना गुस्सा भी एक्सप्रेस कर रही थी कि भाई महिलाओं की जो परिस्थिति है, खासकर जो अपर कास्ट की जो हिंदू महिलाएं हैं, ठीक है, उनका जो जीवन है, ठीक है, उसको उसमें खासकर जो विधवाएं हैं जिनके हस्बैंड नहीं है, ठीक है, उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको काफी ज्यादा जो मिजरेबल कंडीशन है उसको समाज के सामने रखने की कोशिश कर रही थी। ताराबाई शिंदे ने जो है लिखा था स्त्री पुरुष तुलना। उसमें ये बताया गया है कि एक औरत और एक मर्द के बीच में क्या है, मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर बीमारी धर लिया।
चलिए, एक महिला है जो एक तमिल नॉवेल में जो है, ठीक है, आप कह सकते हो मुख्य नायिका है। वो क्या करती है, एक्सप्रेस करती है कि भैया एक महिला के लिए पढ़ने का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऐसी महिलाएं जो कि सोशल रेगुलेशन से काफी ज्यादा घिरी हुई है, समाज के जो है बनाए नियमों से काफी ज्यादा घिरी हुई हैं। फॉर वेरियस रीजंस माई वर्ल्ड इज स्मॉल, मोर देन हाफ ऑफ माई लाइफ हैप्पीनेस हैज कम फ्रॉम बुक्स। ये कहती है कि भाई बहुत सारे कारणों से मेरा दुनिया बहुत छोटा है, ठीक है, और मेरी आधा से ज्यादा खुशियां कहाँ से आती हैं, किताबों से आती है। ठीक है, तो ये उस समय दिखा रहा है तुमको इम्पोर्टेंस कि महिलाओं के लिए पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी था। तो उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी प्रिंट कल्चर जो है तुमको थोड़ा पहले डेवलप हुआ है, समझे। हिंदी प्रिंटिंग जो है तुमको 1870s के बाद ही शुरू हुई, मतलब जो सीरियसली जो है आप कह सकते हैं जो सीरियस हिंदी प्रिंटिंग था, ठीक है, वो 1870 के बाद शुरू हुआ। उसके बाद आप देखो ये क्या कि अब जब जैसे जैसे जो है ज्यादा ज्यादा तक जो है लोगों तक जो है तुमको प्रिंट पहुंचता है, तो लोग समझते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि उस समय सोशल रिफॉर्मर से बहुत सारी बातें लिख रहे थे, ठीक है, महिलाओं के लिए खासकर लिखा जा रहा था। ठीक है, तो धीरे धीरे एक बहुत बड़ा सेगमेंट था जो इस बात को जो है काफी ज्यादा डिवोटेड हो गया कि भैया महिलाओं को क्या करना है, पढ़ाना है, शिक्षित करना है। ठीक है, अर्ली 20th सेंचुरी में देखिएगा बहुत सारे जर्नल्स जो है तुमको लिखे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ जो है जर्नल्स भी है जिसको क्या कर रहे हैं, महिलाएं जो है एडिट कर रही हैं। ठीक है, और इस तरह का जर्नल काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो रहा था। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा था भाई, बहुत सारे महिलाओं को लेकर रिलेटेड जो इश्यूज थे उसके बारे में चर्चा की जा रही थी, उसके बारे में डिबेट डिस्कशन किया जा रहा था। कैसे इश्यूज भाई, विमेन एजुकेशन का इश्यूज, विडोहुड का इश्यूज, मतलब जो महिला जो विधवा हो चुकी है, ठीक है, उसके बारे में, विडो रिमैरेज, ठीक है, कि विधवाओं को भी जो है दोबारा से शादी करने का, जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, और जो नेशनल मूवमेंट हमारे देश में चल रहा है, इन सारे टॉपिक पर, इन सारे मैटर पर भी जो है काफी ज्यादा प्रिंट मटेरियल प्रकाशित किया जा रहा है। ठीक है, उसमें से आप देखिए क्या कि कुछ ऐसे भी जो है आपको प्रिंटेड टेक्स्ट है, ठीक है, आप कह सकते हो कि मैगजीन्स वगैरह है जो क्या कर रहे हैं भाई, फैशन के लेसन्स महिलाओं को बता रहे हैं। ठीक है, महिलाओं को एंटरटेनमेंट जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं शॉर्ट स्टोरीज के द्वारा, ठीक है, सीरियलाइज नॉवेल्स के द्वारा। बताया था मैंने, सीरीज में एक पार्ट अभी आया, दूसरा पार्ट फिर बाद में आएगा। ठीक है, पंजाब में देखिएगा एक इसी तरह का फोक लिटरेचर जो है काफी ज्यादा प्रिंट किया जा रहा था अर्ली 20th सेंचुरी से। राम चड्डा, ठीक है, राम चड्डा ने क्या किया था भाई, उन्होंने पब्लिश किया, सबसे ज्यादा जो है उस समय जो है काफी ज्यादा तेजी से बिका है। ठीक है, फास्ट सेलिंग स्त्री धर्म विचार। ठीक है, अब इसमें क्या था भाई, तो इसमें महिलाओं को सिखाया जा रहा था कि भैया किस तरह से वो आज्ञाकारी पत्नी बनेगी। ठीक है, अपने पति का सेवा देवा जो है किस तरह से करना है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है इसमें लिखी गई थी। द खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी पब्लिश चीप बुकलेट्स। ठीक है, खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी इन्होंने क्या किया, सस्ती जो है बुकलेट्स जो है तुमको पब्लिश करना शुरू कर दिया। इसमें भी इसी तरह के मैसेज हुआ करते थे। बहुत सारे जो है तुमको इसमें दिखेगा क्या कि बहुत सारे जो है डायलॉग्स वगैरह के फॉर्म में हुआ करते थे, मतलब जो ऐसी चीजें हैं, ऐसी जो है किताबें लिखा जाती थी जो डायलॉग एंड डिबेट के फॉर्म में है, जिसमें क्या किया जाता था भाई, महिलाओं की क्वालिटीज को दिखाया जाता था कि एक अच्छी औरत कैसी होगी। ठीक है, अपने पति का पैर दबाएगी, उसके बाद खाना खाएगी, जब वो खाना खाएगा तो पंखा डुलाएगी। ठीक है, ये सारी बातें। बंगाल में बंगाल में देखो, जो सेंट्रल एरिया, मतलब जो सेंट्रल कलकत्ता का एरिया है, वहां पर एक जगह है जिसको बाट तालाब बोलते हैं। ठीक है, बाट तालाब जिसको बोला जाता है, ये पूरा इलाका ही प्रिंटिंग मटेरियल से भरा हुआ था, मतलब ये पूरा इलाका ही डेडिकेटेड था जहां पर खाली पॉपुलर किताबें छपती थी। ठीक है, बहुत सारे प्रेसेस थे यहाँ पे उस टाइम में। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते थे भाई, जो सस्ते एडिशंस हैं, ठीक है, उस समय के जो रिलीजियस बुक्स वगैरह होंगे, जो स्क्रिप्चर्स वगैरह होंगे, जो लिटरेचर होगा, ठीक है, वो सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती थी। ठीक है, इसके अलावा ऐसी लिटरेचर्स भी जिसको ऑब्सीन या स्कैंडलस माना जाता था, ठीक है, वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 19th सेंचुरी में आप देखिएगा कि इस तरह के बहुत सारे किताब जो है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा प्रोफ्यूजली इलस्ट्रेट किया जा रहा है, काफी ज्यादा चित्रकारी वगैरह से भरा जा रहा है, वुड कट्स वगैरह और जो कलर्ड लिथोग्राफ्स है उन सब के द्वारा काफी ज्यादा क्या किया जा रहा है, उसमें इलिस्ट्रेशन किया जा रहा है। जो पेडलर्स होते थे, ठीक है, जो घर घर घूम करके किताबें वगैरह बेचते थे, यहाँ से जो है बाटतला से जो भी पब्लिकेशन जो वहाँ वहाँ हुआ करती थी, किताबें वगैरह छपती थी, उसको उठा करके घर घर जा करके जो है बेचते थे, और ताकि महिलाएं जो है अपने खाली टाइम में इन सब चीजों को क्या कर सकें, पढ़ सकें। ठीक है, यहाँ पर देख लो एक इमेज है,
इसमें क्या है कि एक आदमी है, ठीक है, वो अपनी पत्नी को अपने सर पर बैठाए हुए है, अपनी माँ को गर्दन में जो है जंजीर बांध के लटकाए हुए है, ठीक है। आप समझ लो इससे क्या मैसेज आ रहा होगा। यहाँ पर भी देखिए आदमी क्या कर रहा है भाई, हाँ सितार बजा रहा है और महिला बैठ करके हुक्का पी रही है। ये इस चीज को डिपिक्ट करता है कि भाई पढ़ाई लिखाई आने के बाद महिलाओं का जो सोशल स्टेटस है वो कहीं बदल ना जाए, ये अपने आप को डोमिनेंट ना महसूस करने लगे, ठीक है। तो ये सारी बातों पर भी ध्यान दिया जाता था। आइए, प्रिंट एंड द पुअर। तो देखिए अब गरीबों के लिए भी क्या कोई प्रिंटिंग मटेरियल था? बिल्कुल था भाई, हर एक वर्ग के लिए प्रिंटिंग हो रहा है उस टाइम में। तो बहुत ही सस्ते छोटे छोटे किताब जो है तुमको मार्केट में लाए गए 19th सेंचुरी में, खासकर मद्रास में, ठीक है। और इन सबको रोड के किनारे बेचा जाता था, ताकि जो गरीब लोग जो है जो मार्केट में घूम रहे हैं इसको खरीद सके। पब्लिक लाइब्रेरी सेटअप की गई अर्ली 20th सेंचुरी से इंडिया में, ठीक है। जिससे क्या हो गया कि भाई जो लोकल लोग सब हैं, ठीक है, जो आसपास के इलाके के लोग हैं उनको भी जो है एक्सेस टू बुक्स हो गया, ठीक है। वो लोग भी जो है किताबें एक्सेस कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी जो है तुमको कहाँ पर होती थी? जो सिटीज और टाउन्स हैं वहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। और कभी कभी जो काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस विलेजेस हुआ करते थे, समृद्ध गांव होते थे, वहां पर भी इस तरह के जो है, ठीक है, लाइब्रेरी सेटअप किया जाता था। वहाँ के जो लोकल जो है आपको जो पेट्रन्स होते थे, वहाँ का जो अमीर आदमी होता था, जमींदार टाइप का आदमी होता था, वो इस तरह के लाइब्रेरी को जो है सेटअप करता था। क्यों? इससे समाज में उसका मान सम्मान काफी ज्यादा बढ़ता था, ठीक है। लोग मानते थे कि हाँ भाई लाइब्रेरी बनवाया है सबके लिए, सबका भला चाहता है। लेट 19th सेंचुरी से आप देखोगे क्या कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर भी जो है लिखा जाने लगता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल में जो है इससे रिलेटेड जो है टेक्स्ट वगैरह सब जो है तुमको ऐसे वगैरह हो गए, ये सारी चीजें जो है तुमको क्या होने लगती है, पब्लिश होने लगती हैं। ज्योतिबा फुले का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। इन्होंने एक किताब लिखी थी गुलामगिरी, ठीक है। इन्होंने लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट के बारे में काफी ज्यादा लिखा है। ये खुद भी अपने आप में एक पायोनियर थे, ठीक है। समाज में जो जाति व्यवस्था है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे थे कि इक्वालिटी आ सके। तो इन्होंने जो लो कास्ट सिस्टम के बारे में 1871 में लिखा था गुलामगिरी, इसको जरूर याद रखिएगा। उसके बाद नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर अपना जो है वो मूवमेंट चला रहे हैं। साउथ इंडिया में पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर हैं, वो क्या कर रहे हैं अपना, ठीक है, मूवमेंट चला रहे हैं। ये लोग भी क्या कर रहे हैं भाई, लिख रहे हैं एकदम खुल करके, ठीक है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। और इसको पूरे इंडिया के लोग जो है पढ़ रहे हैं। लोकल प्रोटेस्ट मूवमेंट जो है तुम्हारा, उससे भी देखो ये क्या कि बहुत तरह के पॉपुलर जर्नल और जो है इस तरह के जो है क्या कह सकते हैं मैगजीन वगैरह या टेक्स्ट है, जो क्या कर रहे हैं भाई, जो एंशंट स्क्रिप्चर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिसमें जाति व्यवस्था को एक अच्छा स्थान दिया हुआ है, ठीक है। और क्या कर रहे हैं भाई, एक ऐसा जो है फ्यूचर जो है उसकी कल्पना कर रहे हैं जहां पर क्या होगा, सबके लिए एक समान सिस्टम होगा, जस्ट होगा जो, ठीक है, न्यायपूर्ण होगा। उसके बाद देख लीजिए वर्कर्स की कंडीशन क्या है, ठीक है। तो वर्कर्स इन फैक्ट्रीज वर टू ओवरवर्क्ड एंड लैक्ड द एजुकेशन टू राइट मच अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस। भारत की बात हो रही है, वहां की नहीं। भारत में क्या हो रहा था, ज्यादा टाइम होता था काम, ठीक है। हमारे यहाँ उतना स्ट्रॉन्ग लेबर लॉज नहीं आए थे कि यहाँ पर वर्किंग जो है थी कम हो जाएगा। उस समय क्या था, यहाँ का मजदूर काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो उसके पास समय नहीं हो पाता था कि वो भाई, और उतना पढ़ा लिखा भी नहीं होता था कि भाई वो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिख सके। लेकिन काशी बाबा है, ठीक है, कानपुर का मिल्क वर्कर है, उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने छोटे और बड़े का सवाल 1938 में लिखा, ठीक है, जो कास्ट और क्लास एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट लिखा गया है, ठीक है, कि छोटी जाति और बड़ी जाति के बारे में, या जो तुम्हारा जो है सोशल एक्सप्लॉयटेशन, अमीर या गरीब के बीच में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो उसके बारे में जो है खुलकर इस किताब में लिखा गया है। उसके बाद आप देखोगे कि कानपुर के मिल वर्कर्स जो है उन्होंने बहुत सारी पोयम्स लिखी हैं, ठीक है, जो सुदर्शन चक्र के नाम से लिखी जाती थी 1935 से 1955 के बीच में, ठीक है। इन सबको जो है एक जगह ब्रॉड टू, मतलब जो एक जगह ला करके पब्लिश किया गया, ठीक है, एक सीरीज के रूप में, जिसको सच्ची कहानियां, सच्ची कविताएं कहा गया, ठीक है, 1930s में। उसके बाद देखोगे 1930s में जो है तुमको, नॉट 1930, 1955, 1935 से 1955, इन 20 सालों में जो है आपको देखने के लिए मिलेगा कि भैया जितने भी जो है, ठीक है, कानपुर के मिल वर्कर थे, ठीक, सॉरी, कानपुर का एक मिल वर्कर था, नॉट, ठीक है, जिसकी बातें जो है तुमको क्या किया जाती है, जो पोयम्स लिखते थे बहुत सारी, ठीक है, किस नाम से, सुदर्शन चक्र, अपना नाम नहीं लिखा था। हो सकता है लोअर कास्ट वगैरह से बिलोंग करते होंगे, इसीलिए पहले लोग पेन नेम का इस्तेमाल करता था, ठीक है।
तो कानपुर का ये मिल वर्कर जिसने क्या किया, सुदर्शन चक्र के नाम से पोयम्स लिखे, आगे चल के सच्ची कविताएं के नाम से क्या हुआ, प्रकाशित किया गया। ठीक है। उसके बाद देखो 1930 में बैंगलोर कॉटन के जो मिल वर्कर्स हैं उन्होंने लाइब्रेरी सेटअप की ताकि अपने आप को एजुकेट कर सके। ठीक है। क्योंकि इससे पहले देखो कि बॉम्बे में इस तरह का लाइब्रेरी सेटअप हुआ था। ठीक है। तो उससे उससे देख करके, उसी को रिजेंबल करके, ठीक है, यहाँ के लोगों ने भी क्या किया, अपने लिए लाइब्रेरी सेटअप कर लिया। उसके बाद देखो ये क्या, ये सारी लाइब्रेरी में जो स्पॉन्सरशिप है, ठीक है, जो भी खर्चा वगैरह इसको सेटअप करने में आ रहा था, वो कौन दे रहे थे भाई, जो भी सोशल रिफॉर्मर्स थे। ठीक है। जो उस समय चाहते थे कि जो मिल वर्कर वगैरह हैं वो बाहरी व्यसन में न पड़े, बुरी आदतों में न पड़े। ठीक है। जरूरत से ज्यादा दारू वगैरह ये सब पीते हैं वो सब ना पिए, उससे अच्छा रहेगा कि जाकर के सब इतना टाइम में बैठ के किताब वगैरह पढ़ेगा। ठीक है। इनके बीच में लिटरेसी आए, और कभी कभी ये चाहते थे कि भैया जो राष्ट्रवाद की भावना है, जो राष्ट्रवाद का मैसेज है, वो भी इन सारे लोगों तक पहुंचे। आ जाओ, प्रिंट एंड सेंसरशिप, आई थिंक यही लास्ट टॉपिक। चलिए, फाइनली ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। चलो, 1798 से पहले जो कॉलोनियल स्टेट है, मतलब उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में जब जो कॉलोनियल स्टेट है हमारा, तो उस समय कोई भी बहुत ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग सेंसरशिप का कानून वगैरह नहीं है। ठीक है। वो बिल्कुल भी जो है सेंसरशिप से लोग ज्यादा नहीं सोच रहे। ठीक है। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, सेंसरशिप का मतलब होता है कि कुछ भी अगर छापा जाएगा तो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के कॉन्सेंट से छापा जाएगा। जो भी छपेगा पहले वहां जाएगा सेंसरशिप डिपार्टमेंट में, वो उस चीज को पहले वेरीफाई करेगी कि इससे कहीं उसके इंटरेस्ट को नुकसान तो नहीं है। अगर उसके इंटरेस्ट को नुकसान है तो वो चीज नहीं छपेगा। समझे। तो देखो, तो जो प्रिंट को जो है कंट्रोल करने के जो अर्ली जो है कोशिशें जो की गई हैं, ठीक है, वो अंग्रेजों, मतलब अंग्रेजों ने अंग्रेजों के अगेंस्ट ही की है। मतलब स्टार्टिंग में कुछ ऐसे इंग्लिश मैन आए, जैसे जेम्स हिकी के बारे में तुमने देखा था। ठीक है। वो क्या था, एक ब्रिटिशर आदमी था, लेकिन वो क्या लिख रहा था, अंग्रेजों के अगेंस्ट लिख रहा था। तो वही बात है। तो ऐसे ब्रिटिशर्स आए जो कंपनी के मिसरूल को लेकर के, कंपनी का जो गलत गवर्नेंस है उसको लेकर के काफी ज्यादा आलोचना कर रहे थे। ठीक है। जो कंपनी के ऑफिसर्स जो भी कर रहे थे, उनके एक्शंस की काफी ज्यादा आलोचना कर रहे थे। तो कंपनी काफी ज्यादा चिंतित थी कि अगर ये सारा क्रिटिसिज्म इंग्लैंड पहुंच गया, ठीक है, यहीं का लोग जो है, हमारा ही बुराई कर रहा है, तब तो फिर जो हमारी ट्रेड मोनोपोली है इंडिया में, कि सिर्फ हम ही कर सकते हैं ट्रेड, उस पर खतरा है। हो सकता है भाई कि हमारा ट्रेड मोनोपोली छिन जाएगा, कोई दूसरी कंपनी आ जाएगी इंडिया में काम करने के लिए। तो इसके लिए 1820 में जो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट है कुछ रेगुलेशन पास करता है, जिससे फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है कंपनी का। ठीक है। और कंपनी ऐसे न्यूज़पेपर को जो है ज्यादा जो है इनकरेज करना लगती है, जो कंपनी के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखा करती थी, जो ब्रिटिश रूल को सेलिब्रेट करती थी। 1835 में फिर आप देखोगे कि इस तरह के पेटिशन एडिटर्स के द्वारा आने लगते हैं। ठीक है। कि भाई इंग्लिश और जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर है, जितने भी जो इंग्लिश न्यूज़पेपर के एडिटर्स हैं, जो लोकल न्यूज़पेपर के जो है एडिटर्स हैं, वो गवर्नर जनरल बेंड्रिक से बोलते हैं कि भैया ऐसे जो है, मतलब जो फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए। ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस मिलना चाहिए, ऐसे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो वे किसी तरह से इसको जो है क्या कर लेते हैं, गवर्नर जनरल को, ठीक है, मना लेते हैं। और उन्होंने क्या किया था, फिर से रिवाइज किया था प्रेस लॉ को। ठीक है। इसमें थॉमस मैकॉले जो कि एक लिबरल कॉलोनियल ऑफिशियल है, ठीक है, इनको बुलाया गया। इन्होंने कुछ नए रूल्स जो है बनाए उस समय, और जो पहले से जो फ्रीडम वगैरह सब था कि प्रेस अपना जो भी है वो लिख सकती है, बस वेरीफाइड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दे, वो सारी चीजें वापस आ गई। लेकिन फिर से स्थिति कब बदलेगी, जब 1857 का समय आएगा। 1857 के विद्रोह के बाद, ठीक है, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। अंग्रेज समझ जाएंगे कि नहीं भाई, क्योंकि प्रेस बहुत बड़ा हथियार है, लिख करके जन सामान्य तक, आम जन सामान्य तक जो है राष्ट्रवाद की भावना पहुंचाई जा रही है। ठीक है। तो जितने भी इस बात से गुस्से से भरे हुए जो अंग्रेज थे, उन्होंने डिमांड करना शुरू किया कि भाई नेटिव प्रेस है, जो मतलब इस देश के लोग प्रेस चला रहे हैं, उसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो वर्नाकुलर प्रेसेस हैं, जो लोकल भाषा में जो प्रेसेस चल रही हैं, वो सब क्या कर रही हैं, ठीक है, वो काफी ज्यादा राष्ट्रवाद की भावना को फैला रही है, राष्ट्रवादी है। ठीक है। और कॉलोनियल गवर्नमेंट उन सारी बातों पर जो है डिस्कशन शुरू कर देती है कि भाई इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा।
और इस सब का परिणाम क्या होता है कि 1878 में कौन है उस समय वाइसरॉय? लॉर्ड लिटन। लिख लो, लॉर्ड लिटन के टाइम में क्या आएगा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आएगा इसी साल। आर्म्स लॉर्ड लिटन, LYTTON, यही है, ठीक है। लॉर्ड लिटन, इन्हीं के टाइम में सेम साल में क्या आया था? आर्म्स एक्ट भी आया था, याद रखिएगा। आर्म्स एक्ट भी 1878 में है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया है, इसको पास किया गया। ये किस पर बेस्ड था? तो जो आयरिश आयरिश जो है प्रेस लॉज थे उसके ऊपर बेस्ड था। इसने क्या किया भाई कि गवर्नमेंट को पूरी ताकत दे दी। किस तरह की ताकत दे दी? सेंसरशिप की ताकत दे दी कि अब गवर्नमेंट हर चीज को वेरीफाई करेगी, ठीक है, कि जो भी रिपोर्ट जो है और एडिटोरियल है उन सबको गवर्नमेंट सेंसर करेगी, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस के लिए, वर्नाकुलर प्रेस मतलब जो लोकल भाषा में लिखा जाने वाला प्रेस है, ठीक है, जो भी न्यूज़पेपर वगैरह लोकल भाषा में छपा जा रहा है। तो उसमें क्या होगा भाई? तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई? कंटिन्यूअस ट्रैक रख रही है वर्नाकुलर न्यूज़पेपर पर, ठीक है, नजर रख रही है कि जो अलग अलग प्रोविंसेस में जो है छाप रहे थे जो है न्यूज़पेपर, अगर कहीं पर भी लगता था, ठीक है, कि भाई कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखा जा रहा है तो उसको सेडिशियस, राजद्रोह माना जाता था, ठीक है। न्यूज़पेपर को पहले वार्निंग दी जाती थी और अगर वार्निंग इग्नोर कर दिया जाए तो प्रेस का सारा सामान ही सीज कर लिया जाता था, पूरा प्रेस सीज कर लेती थी जो है तुमको सरकार, ठीक है। तो अब देखोगे क्या, ये सारा मेजर्स होने के बावजूद भी किसी तरह आप देखोगे चोरी छुपे ही सही, ठीक है, जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। ओपन सर्कुलेशन में कम था, ठीक है, लेकिन चोरी छिपे ही बातें जो है फैल रही थी। बहुत हमारे देश में जो इंडियन लीडर्स वगैरह है वो भी लिख रहे थे, जैसे तुम्हारे जो महात्मा गांधी, उन्होंने यंग इंडिया नाम से जो है शुरू किया था, ठीक है। हाँ, तो दे रिपोर्टेड ऑन कॉलोनियल मिसरूल। ये क्या करते थे? जितने भी जो राष्ट्रवादी न्यूज़पेपर थे, जहां जहां पर जो है जो अंग्रेजी सरकार है, ठीक है, मिस रूल कर रही थी, सही गवर्नमेंट नहीं चला रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं कर रही थी, अत्याचार कर रही थी, अन्याय कर रही थी, उन सबको रिपोर्ट करते थे और राष्ट्रवादी एक्टिविटीज को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहे थे। जो भारत को जो है, मतलब भारत में जो आजादी की लड़ाई जो चल रही है उसको काफी ज्यादा क्या कर रहे थे? प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। तो आगे देख लीजिए, तो जो अटेम्प्ट्स टू थ्रॉटल नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म प्रोवोक मिलिटेंट प्रोटेस्ट। अब चूंकि सरकार क्या कर रही है कि नेशनलिज्म की भावना को दबाने की कोशिश कर रही है, तो उसके लिए कुछ लोग क्या हो गए? मिलिटेंट प्रोटेस्ट भी करना शुरू कर दिए। आपने देखा होगा भगत सिंह और जो है तुमको ये सारे लोग, ठीक है। हाँ, चलिए, तो दिस इन टर्न लेड टू द रीन्यूड साइकिल ऑफ परसिक्यूशन और प्रोटेस्ट। फिर क्या हुआ भाई? तो फिर परसिक्यूशन और प्रोटेस्ट शुरू हो गया। अंग्रेज सजा दे रहे हैं, फिर से विद्रोह हो रहा है, सजा दे रहे हैं, विद्रोह हो रहा है, ये शुरू हो गया। पंजाब में रिवोल्यूशनरीज वर डिपोर्टेड टू 1907, ठीक है, जब 1907 में, ठीक है, तो जो पंजाब में क्रांतिकारी लोग थे उनको जब डिपोर्ट किया गया 1907 में, तो बाल गंगा तिलक ने बहुत ही ज्यादा क्या सहानुभूति के साथ उनके बारे में लिखा था। एक अखबार चलाते थे केसरी, उसमें, ठीक है, और इसके कारण इनको 1908 में क्या किया गया था? जेल भेज दिया गया था, ठीक है, जिसके कारण पूरे देश में क्या होने लगा? लार्ज स्केल प्रोटेस्ट होने लगा, समझे। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर, इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी के क्या विचार थे, लिबर्टी ऑफ स्पीच उन्होंने बताया है, ठीक है। चलो, तो जो लोग भी इस लेक्चर को यूट्यूब पर देखेंगे और अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वगैरह या कोई भी डाउट है आपके मन में, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। रिकॉर्डेड में भी मैं कमेंट देखता हूँ, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का जो है चैनल लिंक कमेंट डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको ये लेक्चर सही लगता है, अच्छा लगता है, अगर आपको ये सारी बातें समझ में आती हैं, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।